एपिसोड शेड्यूल दिखते हैं। ये वुइन प्रोफेसर को लेकर एक सेफ जगह पर आ चुका है। उसे एक सोफे बिठाने के बाद में उसे कहने लगता है, मुझे माफ कर दीजिए, उस टाइम पर मुझे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था जो कुछ मैंने किया। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। प्रोफेसर कहता है, नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी अगर मैं उस लड़के को मार देता तो हम दोनों ही मारे जाते। उसके साथ में दूसरा बंदा था वो हम दोनों खत्म कर देता। और अब ये सुनकर वुइन को लगने लगता है शायद से उसने जो कुछ भी किया वो थोड़ा बहुत ठीक था और उसका प्रोफेसर भी उससे ज्यादा नाराज नहीं है। इसलिए वो सही कहता है, मैं जल्दी ही आपको ठीक कर दूंगा, मैं आपके ट्रीटमेंट के लिए कुछ चीजें लेके आता हूँ। प्रोफेसर कहता है, नहीं अभी टाइम नहीं है, हमें जल्दी से इस जगह को छोड़कर यहाँ से निकलना पड़ेगा, इससे पहले कि वो दोबारा से आ जाए। उसको हमारे बारे में पता चल चुका है, उस लड़के ने उसको रोक दिया था, वरना वो हमको खत्म कर देता। ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो इन कहता है, लेकिन हम अचानक से इस तरह से इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते। प्रोफेसर बोलता है, बिल्कुल जा सकते हैं, सारे डेटा को तुरंत इकट्ठा करो, हम किसी और जगह पर अपनी लैब सेटअप करेंगे, अभी के लिए यहाँ से निकलते हैं। प्रोफेसर इतना कह रहा होता है तभी कूदते हुए कब से लोग इस तरह बढ़ते हुए आ रहे होते हैं। उनकी बॉडी के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही है और प्रोफेसर ने इस एनर्जी को फील कर लिया है। इसे फील करते हुए समझ जाता है कि असल में ये बंदा वो जितनी बड़ी गद्दारी कर रहा था उससे बड़ी गद्दारी कर चुका है। वो तुरंत ही वुइन के ऊपर एक जोर से टक्का देता है, चिल्लाते हुए उससे बोलता है, तुमने मेरे साथ दोबारा से गद्दारी की, मुझे पता था तुम कभी ना कभी मेरे साथ में कोई ना कोई गद्दारी करोगे, इसी वजह से मैं तुम्हें सब कुछ नहीं सिखा रहा था। इनफैक्ट मैंने तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं सिखाया और इसी वजह से तुम गद्दारी करना भी ठीक तरह नहीं सीख पाए। वुइन कहता है, प्रोफेसर ये अचानक से क्या हुआ, आप इस तरह से मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हैं। प्रोफेसर कहता है, अपना मुंह बंद रखो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, तुमने क्या सब कुछ किया है। तो ये पीछे की साइड से एक आवाज आती है, डॉक्टर डायलिन, बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव करने की कोशिश मत करना। इससे पता चलता है इस प्रोफेसर का नाम डॉक्टर डायलिन है। वो पीछे की तरफ देखता है, वहां पर 4-5 बंदे खड़े हुए हैं, उनसे पूछने लगता है, तुम लोग कौन हो। और फिर इसके पता चलता है ये लोग अवाकन यूनियन के मेंबर है। अवाकन यूनियन एक सीक्रेट संस्था है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ के लोग तो अवाकन के बारे में नहीं जानते, तो यूनियन के बारे में तो कैसे जानते होंगे। इनका जो लीडर होता है वो आगे बताता है कि हमें तुम्हारे बारे में कुछ पता चल चुका है कि तुम किस तरीके से इस जगह पर रिसर्च कर रहे थे, जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। इस तरह की रिसर्च तुम इस जगह पर नहीं कर सकते। इसके साथ प्रोफेसर समझ जाता है कि ये सब कुछ वुइन ने किया है, वुइन नहीं इन सभी लोगों को इसके बारे में बताया है। और अब क्योंकि प्रोफेसर पूरी तरह फंस चुका है, उसको पता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो उससे पहले वुइन को खत्म कर देना अपनी मेन प्रायोरिटी समझता है। और अब इसी के साथ में वो जोर से वुइन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी इन 3-4 में से एक बंदा प्रोफेसर के सामने आकर उसको उसके हाथ से पकड़कर छोटे छोटे पटक देता है। प्रोफेसर को अरेस्ट कर लिया गया है, वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकता। प्रोफेसर अभी भी लगातार चिल्ला रहा होता है, वुइन मैं तुझे जान से मार दूंगा, तूने मेरा सब कुछ खराब कर दिया, मेरा सारा सपना तूने बर्बाद कर दिया है, जितना मैंने सोचा था तुझसे बड़ा गद्दार निकला। मैं वादा करता हूँ जब कोई मुझे मौका मिलेगा मैं तुझे अपने हाथों से खत्म करूंगा। वुइन इस टाइम पर भी अपने एक अजीब से चेहरा बनाया होता है, मासूम चेहरे के साथ उससे कहने लगता है, प्रोफेसर अब आपको शांत हो जाना चाहिए, जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ हो चुका है, इन लोगों ने हमें पकड़ लिया है और हमें अरेस्ट होना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इनके सामने सरेंडर कर दीजिए। इसी के साथ में एसोसिएशन के 2 मेंबर मिलकर इस प्रोफेसर को उठाते हैं और घसीटते हुए से लेके जाने लगते हैं। प्रोफेसर अभी भी लगातार चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें मैं ही मारूंगा। और अब इसी के साथ में इस जगह पर ये वुइन और इन एसोसिएशन का लीडर ही खड़ा हुआ है। एंड में लीडर वुइन से कहता है, क्योंकि तुमने भी इस सब के अंदर इनका साथ दिया है इसलिए तुम्हें भी हम अरेस्ट करेंगे, तुम्हें भी हमारे साथ में चलना पड़ेगा। ये सुनकर वुइन बहुत उदास होता है। वो केवल एक नॉर्मल स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को इस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और अब इसके बाद में ये सीरीज थोड़ा सीरियस तरीके से शुरू होती है। हम एक लड़की को देखते हैं जो कि मोबाइल के अंदर किस चीज को देख रही है। इसके सामने कुछ तस्वीरें हैं, ये उस दिन तस्वीरें हैं जब किडन ने अपनी पावर्स का यूज किया था। जमीन के ऊपर कुछ अलग से सिंबल बने हुए हैं जिससे साफ पता चलता है कि इस एनर्जी को किडन ने यूज किया है। इस लड़की के साथ में एक सर्वेंट भी होता है जो कि इसे कहने लगता है, अभी तक पूरी एसोसिएशन के अंदर किसी को पता नहीं चली है कि ये सब कुछ किडन ने किया। लड़की कहती है, और इस बारे में किसी को पता चलना भी नहीं चाहिए, अगर किसी को पता चल गया कि ये सब कुछ किडन कर रहा है तब तो बहुत ज्यादा खतरनाक सीन हो जाएगा, काफी सारे जीव यहाँ पर अटैक करने के लिए आ सकते हैं और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल पब्लिक के अंदर इस तरह की बातें सामने आना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। सर्वेंट बोलता है, और फिर इस स्टूडेंट को क्या करना है, ये स्टूडेंट भी तो नॉर्मल पब्लिक के बीच में रह रहा है। सर्वेंट असल में यहाँ पर जिन्वू की बात कर रहा है। लड़की भी सोचने लगती है कि हाँ ऐसा करना क्या है, अगर किसी बात को सामने से रोकना है तो मतलब इस स्टूडेंट को रोकना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए तो ये लड़की कोई भी ऑर्डर नहीं देती, लेकिन लगातार जिन्वू की तस्वीर तो देख रही होती है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम जिन्वू के घर का सीन देखते हैं जो कि आराम से अपनी बिल्ली के साथ में खेल रहा है। उसको बिल्कुल पता ही नहीं है यहाँ पर वो ऐश की जिंदगी जी रहा है और वहाँ दूसरी तरफ उसके खिलाफ काफी कुछ होने वाला है। कोई और एक छोटे से रूम के अंदर उसकी लाइफ के अंदर क्या होने वाला है उसके फ्यूचर को डिसाइड कर रहा है। इसी समय जिन्वू की नजर अपनी इस कैट के ऊपर पड़ती है, मतलब किडन के ऊपर, जो कि आराम से साइड में बैठा हुआ है। वो इस टाइम पर काफी ज्यादा परेशान है और काफी उदास है। किडन इस टाइम पर ये सोच रहा है कि मैं बिल्कुल भी अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर ऐसे टिक क्यों नहीं पाया, ये एकदम नामुमकिन है। एक बार अगर मैं ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ चुका हूँ जो कि मेरी ओरिजिनल फॉर्म है, उसके बाद में मुझे दोबारा से कैट नहीं बनना चाहिए था। हो सकता है मेरे साथ में ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन तब भी कैट के अंदर ट्रांसफॉर्म होने का क्या मतलब बनता है। एनर्जी कम के साथ में अपने ह्यूमन फॉर्म में हो सकता था, लेकिन कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाना ये सब कुछ किस लिए है। इसके अगले सेकंड किडन को समझ में आता है कि सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि असल में अब वो एक ह्यूमन रहा ही नहीं है। वो अपनी एनर्जी की मदद से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन उसकी असली फॉर्म अभी कैट फॉर्म में बन चुकी है। वो कैट के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, बल्कि अब उसकी कैट बॉडी और उसकी ओरिजिनल बॉडी है। और जब वो ह्यूमन फॉर्म में जाता है
तो वो ह्यूमन फॉर्म उसकी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म होती है जो कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए रहेगी। और अब ये चीज समझ में आने के साथ में किडन थोड़ा खुश जाता है। वो खुद की तारीफ करने लगता है कितनी बड़ी बात उसको इतनी समझ में आ चुकी है। और साथ में इस बात से भी खुश होता है कि उसने परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिया है जो कि काफी बड़ी चीज है। भले उसने गलती से सीखा हो लेकिन फिर भी उसको ये स्किल आ तो चुकी है। इसके बाद वो आगे सोचने लगता है कि मैं दोबारा से अपने ह्यूमन फॉर्म में कैसे पहुंचूंगा। फिर दोबारा से उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। सब लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। ठीक इसी टाइम पर इस इविल कैट को बेहोश हो जाता है। ये भी उठते हुए देखती है ये सब कुछ क्या हो रहा है, किडन किस तरीके से हंस रहा है। उसको देखने के साथ में वो पूरी तरह डर जाती है और वापस वहीं कहीं सो जाती है। उसको पता है अगर यहाँ पर होश में आने की कोशिश की और किडन को किसी तरह गुस्सा आ गया तो उसको पीट पीट के बेहोश कर देगी। इससे अच्छा होगा वो सीधे सीधे सो जाए। किडन इस टाइम पर खुश होते हुए सोच रहा होता है जब एक बार उसकी बॉडी के अंदर पूरी स्ट्रेंथ आ जाएगी तो दोबारा से परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके अपने ह्यूमन फॉर्म में आ सकता है जिसे अपने कैट फॉर्म में आया था। तो बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तभी जिन्हो भी उससे पूछता है कि आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो चुकी है, आपको समझ में आ चुका है कि आपके साथ में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये सुनकर किडन उसको पूरा एक्सप्लेन करने लगता है कि हाँ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इसी से उसकी नजर पड़ती है जिन्हो के उस फिशिंग रॉड के ऊपर जिसके अंदर बाकी कैट्स खेल रही थी। उसको देखने के साथ में किडन के एकदम जैसे कुछ हो जाता है। वो सब कुछ भूलकर खुद भी कैट के साथ में खेलने लगता है। इस तरह से कुछ सेकंड खेलने के बाद जब उसको होश आता है कि असल में वो कैट नहीं है वो एक इंसान है, वो तुरंत ही उस फिशिंग रॉड तोड़ देता है। और अब इसके बाद में उसे कब्जा शर्म से आने लगती है कि वो ये सब कुछ किस तरह की हरकतें कर रहा है। उसको समझ में आने लगता है कि असल में उसकी आदतें कैट की जैसे होती जा रही है। वो कुछ टाइम के अंदर हर एक उस आदत को फॉलो करने लगेगा जो कि कैट फॉलो करती है। और ये सब कुछ होने से वो किस तरह रोक नहीं सकता है। इस टाइम पर किडन को काफी बुरा लग रहा होता है और अपने आप ही उसकी पूंछ एक बिल्ली की तरह हिल रही होती है। इसके बाद में जिन्हो इस इविल कैट की तरफ फोकस करता है क्योंकि उसको काफी लंबे टाइम से होश नहीं आया है। वो किडन से पूछता है क्या ये ठीक है। किडन बताता है हाँ ये काफी तक ठीक है, इसके अंदर काफी सही से एनर्जी आ रही है। जिन्हो कहता है तो फिर इसकी बॉडी इस तरह से कांप क्यों रही है, इसको देख कैसे लग रहा है जिसको सर्दी हो चुकी है, इसकी हालत के अंदर ज्यादा सुधार नहीं आया है। ये कहते हुए किडन अपने टूटे पांव के साथ में उस कैट के पास आकर उसको सहलाने लगता है। अभी इस टाइम पर जिन्हो को बिल्कुल अंदाजा नहीं है ये सीन कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन किडन को पूरा अंदाजा है। वो सोचने लगता है अभी उस जगह पर जहाँ पर मैंने अपनी एनर्जी का यूज किया था वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक सीन हो चुकी होगी। मैंने क्योंकि अपनी एनर्जी का यूज किया है इसलिए उस जगह पर कुछ ट्रेसेस रह गए होंगे। अगर वो ट्रेसेस किसी और को दिखाई दे जाते हैं तो आसानी से किसी को पता चल जाएगा कि मैं किडन उस जगह मौजूद था। जब मैं उस एनर्जी का यूज कर रहा था तो उस टाइम मैंने पूरी कोशिश की थी कि जितने कम हो सके उतने ट्रेसेस वहां पे बने। मैंने मैक्सिमम तौर पर उसे खाली करने की कोशिश की, उसे पूरा गायब करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ तो बचा ही होगा। शायद से मुझे एक बार खुद से वहां पर जाके देखना चाहिए। ये उसको जिन्हो कहता है मैं एक बार चक्कर काट के आ रहा हूँ। तभी जिन्हो भी किडन के साथ चलने की जिद करने लगता है कि उसको भी बाहर घूम के आना है। किडन उसके तो घूर के देखता है, उससे आगे बोलता है तुम पहले इतना बड़ा कांड कर चुके हो, एक कवाकन से भी तुम्हारी फाइट हुई थी, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी जान बची है और इसके अलावा तुम्हारा पांव भी टूटा हुआ है। मुझे नहीं लगता तुम्हारा बाहर आना सेफ होगा। इसी समय जिन्हो को किडन की एक बहुत बड़ी कमजोरी मिल जाती है। वो उसकी तारीफ करने लगता है, उससे कहता है क्या फर्क पड़ता है मैं आपके साथ में हूँ, अगर कोई मुझ पर अटैक करने के लिए आएगा तो आप तो हो ही ना, आप मुझे बचा ही लोगे। जब तक ग्रेट किडन मेरे साथ में है तब तक मेरे ऊपर कोई भी किस तरह से उंगली भी नहीं उठा सकता। और रही बात मेरे पैर की तो ये तो बहुत कम दर्द कर रहा है, शायद से मैं कवाखंड हूँ, इसी वजह से मेरी एनर्जी ठीक हो चुकी है। ये सब कुछ आपकी एनर्जी की वजह से हो रहा है, आप बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये सुनने के साथ में किडन अब चने की झाड़ पे चढ़ चुका है। वो आगे बोलता है हाँ बिल्कुल तुमने बिल्कुल ठीक कहा, फाइनल तुम्हें एहसास हो चुका है कि किडन कितना ज्यादा ग्रेट है, मेरी ग्रेटनेस का तुम्हें एहसास हो रहा है। जिन्हो यहाँ पर रुकता नहीं है, वो चने की झाड़ को और भी लंबा करने की कोशिश करता है। वो आगे बोलता है मैंने आपकी स्ट्रेंथ को भी देखा था, आपने किस तरीके से उन दोनों को उस टाइम पर फाइट में पीटा, वो दोनों भी आपके सामने कुछ भी नहीं कर पाए थे। वो इनके चेहरे के ऊपर जिस तरह का डर था वो मुझे साफ दिखाई दे रहा था। ऐसे अपनी तारीफ सुन के किडन के चेहरे के ऊपर एक अजीब सी इविल स्माइल होती है। वो आगे बोलता है हाँ बिल्कुल वो तो मेरा बिल्कुल सामना कर ही नहीं सकते, मैं हूँ ग्रेट किडन, मेरा कोई भी सामना नहीं कर सकता है, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। और तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ तब तुम्हें कोई भी किस तरह से टच नहीं कर सकता। मैं तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि मैं हूँ सबसे ज्यादा ताकतवर और तुम मेरे साथ में हो। जिन्हो कहता है हाँ मिस्टर किडन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस कुछ टाइम और आप मुझे थोड़ा बहुत ट्रेन कीजिए, उसके बाद मैं भी थोड़ा बहुत ताकतवर हो जाऊंगा, मैं भी आपकी तरह एक शानदार अवाकन बनना चाहता हूँ। किडन बोलता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें काफी चीजें ट्रेन करूंगा और तुम्हें मेरी तरह थोड़ा बहुत ताकतवर बना दूंगा। इसी तरीके से सारी फालतू बातें चल रही होती है। तभी एकदम से किडन की सारी हंसी गायब हो जाती है, उसको कुछ आवाज सुनाई दी है। ये असल में एक फोन की रिंग है, लेकिन किडन इस टाइम पर इस रिंग की तरफ नहीं देख रहा होता है बल्कि बाहर की तरफ देख रहा है। शायद उसको जो फील हुआ है वो बाहर से फील हुआ है, लेकिन जिन्हो में तो स्पेशलिटी है नहीं। वो तुरंत ही फोन को उठा लेता है। वहाँ फोन में से आवाज आती है क्या तुम मिस्टर जिन्हो बोल रहे हो। जिन्हो कहता है हाँ बिल्कुल मैं जिन्हो बोल रहा हूँ, आप कौन। वो बंदा बोलता है मेरा नाम इम्ब्यूक है और मैं अभी इस टाइम पर आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे मिलना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन्हो कहता है जरूरी है, जरूर से तुम्हारा क्या मतलब है, तुमसे क्यों मिलना चाहते हो और तुम हो कौन, मैं तुम्हें नहीं जानता। जिन्हो की तरफ से काफी ऑब्वियस आंसर है, उसको अक्सर ही किसी का कॉल नहीं आता है और इस तरह से कॉल करके कि मुझे आपसे काम है और मेरा नाम इम्यूक है ऐसा तो कोई भी नहीं बोलता। वो बंदा आगे बोलता है मुझे आपसे एक बहुत ही स्पेशल एडवाइस लेनी है, लेकिन ये भी जिन्हो के लिए कोई प्रॉपर आंसर नहीं है। वो दोबारा से पूछता है किस तरह की एडवाइस। फोन पे बंदा फाइनली अब एक अच्छा आंसर देता है। वो कहता है अवाकंड के बारे में, मैं जानना चाहता हूँ किसी को अवाकंड किस तरह से किया जाता है। मैं आपसे सामने तो सामने बात करना चाहता हूँ, आपके चेहरे को देखकर क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ। वैसे भी
अभी इस टाइम पर मैं आपके घर के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। ये सुनने के साथ में जिन्वू पूरी तरह चौंक जाता है। वो इधर देखता है, वहाँ सामने की तरफ बंदा खड़ा हुआ है, कांच में से साफ दिखाई दे रहा है और सामने खड़ा होकर ही वो फोन पे बात कर रहा है। ये असल में वही सर्वेंट है जो कि उस टाइम पर उस लेडी के साथ में था। शायद इस लेडी ने इस सर्वेंट को कुछ बता दिया है कि जिन्वू के साथ में करना क्या है। ये बंदा एंड में जिन्वू से कहता है, आपको मेरे पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पर शक मत कीजिए। मैं यहाँ पर आपको किसी तरह से चोट पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस थोड़ा बहुत आपसे बात करना चाहता हूँ। इसके बाद में इस बंदे को घर के अंदर एंट्री करने की परमिशन मिल जाती है। ये अंदर आके बैठ जाता है। इसकी नजर पड़ती है घर में और भी काफी सारी कैट्स है जो कि इससे बहुत ज्यादा डरी हुई है, और इसके अलावा इसको एक दूसरी कैट भी दिखाई देती है जो कि अभी घायल है। आखिरी में इसको किडन दिखाई देता है जो कि आराम से सोफे के ऊपर बैठा हुआ है, बिल्कुल एक बॉस की तरह, और लगातार उसको घूर के देख रहा है। उसको देख देख के इस बंदे को भी थोड़ा पसीना छूटने लगता है। शायद से इस बंदे को पता नहीं है कि अभी कुछ टाइम पहले ये जिस किडन की बात कर रहे थे वो किडन असल में ये कैट है। ये जिन्वू से कहता है, तुम्हारे पास बहुत सारी कैट्स है। जिन्वू बोलता है, हाँ बिल्कुल काफी सारी है। अब सीधे मेन पॉइंट पे आते हैं, बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ये बंदा बोलता है, बिल्कुल हम क्या मदद करने के लिए आए। मुझे पता चला है तुम एक अवाकंड बन चुके हो और मैं तुम्हें मदद करना चाहता हूँ, तुम्हें इस सिखाने में कि किस तरीके से अवाकंड जीते हैं। जिन्वू कहता है, क्या सच में तुम मेरी मदद कर सकते हो। वो बंदा बोलता है, बिल्कुल हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हमने तुम्हारे बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च किया है, तुम्हारे पास्ट के बारे में, तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में काफी कुछ पता किया है, क्योंकि यही हमारा काम है। मुझे पूरा यकीन है ये सब कुछ पता लगाने से तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस एरिया के अंदर जितने भी अवाकंड है उन सभी के बारे में हमें पता चलना चाहिए। हम उन सभी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अपने पास में रखते हैं। जिस तरह किडन सोचे लगता है इन्होंने भी कहा इस एरिया के अंदर, यानी इसका मतलब इस तरह की और भी काफी सारी संस्थाएं हैं जो कि अलग अलग एरिया के अंदर इस पूरी दुनिया को बांट के रखी है। इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से एरिया बांट रखा है। इसी समय जिन्वू की तरफ से एक अच्छा जवाब आता है। वो इसी बंदे से पूछ लेता है, क्या तुम भी एक अवाकंड हो। वो बंदा बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं भी एक अवाकंड हूँ। ये कहते अपनी पावर को यूज करता है, उसके हाथों के अंदर काफी तेज विंड बन जाती है और पूरी जगह पे फैल जाती है। ये असल में एक विंड अवाकंड है जो कि विंड को अपने सबसे कंट्रोल कर सकता है। और इसी के साथ में किडन को पता चलता है इस बंदे का नाम जियोंग जू है, और किडन पहले से इस बंदे को जानता है। उसने इस बंदे का नाम पहले सुना हुआ है कि इस एरिया के अंदर एक विंड अवाकंड रहता है, लेकिन बस किडन को यह पता नहीं था कि वो उनके इतने पास में है और अब इस तरीके से उनसे मिलने के लिए आ जाएगा। जिन्वू इससे बोलता है, ये पावर तो काफी अच्छी है, तुम विंडो कंट्रोल कर सकते हो। वो बंदा बोलता है, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, यही मेरी स्पेशल पावर है, मैं लगभग किसी भी सिचुएशन के अंदर अपनी इस पावर को यूज कर सकता हूँ। इसी समय जिन्वू अपना बचपना दिखाता है। वो खुश होता हुआ बोलता है, असल में मेरे पास में भी एक काफी स्पेशल पावर है, मैं काफी तेज तौर से दौड़ सकता हूँ। ये सुनकर सामने बैठा हुआ ये बंदा और साथ में किडन दोनों पूरी तरह चिढ़ जाते हैं। वो बंदा जोर से हंसना शुरू कर देता है। जिन्वू से पूछता है, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रहे हो। इस टाइम पर किडन मन में सोच रहा होता है कितना बेवकूफ है ये, इसने खुद से अपनी पावर के बारे में बता दिया। और इसी समय ये बंदा भी जिन्वू को ये बात बताने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से अपनी पावर के बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। अवाकंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो किसी को भी कभी भी अपनी पावर के बारे में पता ना चलने दे। जिन्वू कहता है, लेकिन तुमने मुझे अपनी पावर के बारे में पहले बताया, तब मैं तुम्हें अपनी पावर के बताया। जियोंग बोलता है, लेकिन आपकी सिचुएशन और मेरी सिचुएशन के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। मेरे पास में जो पावर है वो विंड पावर है जो कि आसानी से किसी को भी दिखाई दे सकती है। अगर मैं किसी पर अटैक करने की कोशिश करूंगा तो उसको तुरंत पता चल जाएगा कि मेरे पास विंड पावर है, तो उसे छुपाने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके पास में जो पावर है वो हिडन वाली है, मतलब आपकी फिजिकल एबिलिटी है कि जब तक किसी को पता नहीं चलेगी, अगर आपके दुश्मन को इसके बारे में पता नहीं है तब उस टाइम पर उसको चौंका सकते हैं। लेकिन वही अगर दुश्मन को पता चल जाए तो उसका कोई ना कोई तोड़ निकाल सकता है। इसलिए आपकी पावर खतरनाक तब है जब आपके बारे में किसी को भी पता ना हो। आपकी पावर अगर हिडन होगी तो उतनी ज्यादा खतरनाक रहेगी। इसी के साथ ही जिन्वू को समझ में आता है कि हाँ इस बंदे का मतलब क्या है, उसको सच में अपनी पावर को हिडन रखना चाहिए था। और साथ में याद करता है कि किस तरीके से जब उसकी मुलाकात पहली बार उस प्रोफेसर हुई थी उसने उसको चौंका दिया था, लेकिन दूसरी बार उस प्रोफेसर ने उसके पांव तोड़ दिए थे क्योंकि उसको पता था कि इसकी कमजोरी क्या है। जियोंग आगे कहता है, ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे पता है आपके पास में अवाकंस पावर का ज्यादा लंबा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपसे मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप जितना हो सके उतना अपनी पावर को पूरी तरह हिडन रखने की कोशिश किया कीजिए। आपके दुश्मनों को, आपके दोस्तों को या फिर किसी को भी आपकी पावर के बारे में बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए। जिन्वू कहता है, हाँ बिल्कुल मैं समझ चुका हूँ। वैसे इस टाइम पर जिन्वू की तीनों कैट्स अभी भी इस बंदे को पूरी तरह घूर के देख रही होती है जिससे वो उसको एक दुश्मन समझ रही हो। तभी जियोंग आगे बोलता है, अब मुझे लगता है मुझे यहाँ चलना चाहिए, मैं केवल एक बार आपसे मिलने के लिए आया था, जब मुलाकात हो चुकी है, अब जल्द ही हमारी मुलाकात दोबारा से हो जाएगी। जब कभी हमें जरूरत पड़ेगी हम दोबारा से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन्वू कहता है, एक मिनट रुको, मेरा एक और सवाल है, तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो। वो बंदा बताता है, असल में इसलिए क्योंकि हम एक बहुत ही स्पेशल संस्था से बिलोंग करते हैं जो कि अवाकंड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। इसके अलावा हमारा काम ये भी है कि जितने भी अवाकंड्स है वो सबके सब अच्छे रास्ते पे रहने चाहिए। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारे एरिया के जितने भी अवाकंड्स है वो सबके सब किसी गलत रास्ते पे निकल जाए। आपके पास में स्पेशल पावर है और हम चाहते हैं आप अपनी स्पेशल पावर को अच्छी तरीके से यूज करें। और अब ये सुनने के साथ में जिन्वू के चेहरे के ऊपर एक अलग संतुष्टि होती है जिसको इस बंदे को विश्वास हो रहा है। वो उससे कहता है, ठीक है मैं समझ गया। और फिर इसके बाद में ये बंदा गुड बाय बोल के चला जाता है। वो एंड में उससे कहता है, हम आपके ऊपर पूरी नजर बना के रखेंगे और किसी भी समय आपको किसी तरह की मदद की जरूरत होगी तो हम पूरी तरीके से आपके साथ में खड़े होंगे। ये कहते ही बंदा यहाँ चला आता है। इस टाइम पर किडन बहुत ज्यादा गुस्सा में उसकी बॉडी के अंदर से एकदम अलग से एनर्जी निकल रही होती है। वो इतना घूर के इसको देख रहा होता है जैसे अभी इसके प्रोटेक्ट करके इसको जान से मार देगा। और अब इस बंदे जियोंग के जाने के बाद में ये तीनों कैट दोबारा से अपने काम पे लग जाती है, मतलब वो खाना खाने लगती है। जिन्वू किडन से पूछता है, हमें क्या करना चाहिए,
किडन कहता है क्या करना चाहिए, क्या मतलब है, जिस तरह तुम्हारी लाइफ चल रही थी उस तरह से लाइफ जीते रहो, तुम एक अवाकंड हो, अवाकंड की तरह तुम्हें जीना सीखना पड़ेगा। वैसे मैं सच बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तुम्हारी पावर के बारे में कभी भी किसको पता चले, तुम सीक्रेटली रहते तो काफी ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन अब जब इस बारे में पता चल चुका है तो भी ठीक है। अच्छा हुआ हमें ये पता चल गया कि जियोंग इस एरिया के अंदर है, जियोंग काफी ज्यादा ताकतवर है और उसको इस एरिया का इंचार्ज बनाया गया है। ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। किडन की तकने के बाद में सब कुछ सेकंड के लिए एकदम पूरी तरह शांत हो जाता है। फिर किडन दोबारा से बोलता है जिनवो, मैं तुम्हें एक बात कह देना चाहता हूँ, अब दोबारा से सब कुछ शुरू हो चुका है। तुम जानते हो अब तक तुमने जो कुछ अपनी लाइफ के अंदर देखा है वो सब कुछ केवल एक गेम का पार्ट था, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, लेकिन असल में गेम कंप्लीट हो चुका है और तुम्हारी असली लाइफ अब शुरू होगी। अवाकंस की जो असली दिक्कतें होती है वो तुम्हारे सामने अब आने वाली है। तुम अब सही मायनों में अवाकन रिलम के अंदर एंटर कर चुके हो और उसका मतलब यह है तुम्हें जल्द से जल्दी खुद को ताकतवर बनाना पड़ेगा। अगर तुम खुद को ताकतवर नहीं बनाओगे तो कोई और तुम्हें कुचल सकता है। तुम्हें जल्दी से ये चीज सीखनी पड़ेगी कि किस तरीके से खुद को खुद से प्रोटेक्ट करते हैं। अभी फिलहाल तुम्हारा पाँव पूरी तरह टूटा हुआ है तो हम तुम्हारी एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे कि किस तरीके से तुम अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। ये सुनने के साथ में जिनवो खुश जाता है, दोबारा से उसकी ट्रेनिंग शुरू जाती है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम इस बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सर्वेंट इस लड़की के सामने पहुंच चुका है। यहाँ पहुंचे इस लड़की को पूरी इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि इसकी मुलाकात जिनवो के साथ में किस तरीके की थी। लड़की सवाल करती है क्या तुमने सबके बारे में किसी और को बताया है, क्या यूनियन के अंदर किसी और को जिनवो के बारे में पता है। वो बंदा बताता है नहीं किसी को भी नहीं पता और मैं यही चाहूंगा इसकी इन्फॉर्मेशन किसी को और को पता ना चले, इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए, यही उस लड़के के लिए ठीक होगा। जिस तरीके से फिलहाल मैं उस लड़के से मिल के आया हूँ मुझे ऐसा लगता है वो लड़के को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो अवाकंड भी नया नया बना है, उसको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं। अभी इस टाइम पर वो केवल एक आम सा बच्चा है जो कि अभी अभी इन पावर्स को यूज करना सीख रहा है और साथ में उसका हार्ट पूरी तरह क्लियर है। मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरीके से किसी गलत रास्ते पे जा सकता है। इसके बाद हम दोबारा से जिनवो के घर का सीन देखते हैं। जिनवो के स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। अगली सुबह वो तुरंत स्कूल के लिए निकल जाता है। किडन इस टाइम पर अपनी एनर्जी पे फोकस कर रहा है और जब वो अपनी आंखें खोलता है उसको दिखाई देता है उसके सामने की तरफ ये तीनों बिल्लियां हैं जो कि अपना फेवरेट काम कर रही है, आराम से अपने खाने को खा रही है। इन कैट्स के लिए काम करना बहुत ज्यादा फेवरेट है, जो पूरे समय इसी काम के अंदर लगी रहती है और काफी जोश से काफी शिद्दत के साथ में अपने इस काम को कर रही होती है और इनका ये खाना बिल्कुल भी रुक नहीं रहा होता है, लगातार कुछ ना कुछ ये खाते जा रहे हैं। तभी किडन जैसे इनको भी ट्रेन करने की कोशिश करता है, उनसे कहता है ये सब क्या हरकत है, तुम तीनों जब देखो तब कुछ ना कुछ खाती ही रहती हो, क्या तुम मेरी तरह मोटी बनना चाहती हो। ये सुनकर तीनों कैट एक सेकंड के लिए किडन को देखते हैं और फिर दोबारा से अपने खाने को एंजॉय करने लगते हैं। उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि किडन क्या सब कुछ कह रहा है। और अब इसके बाद हम देखते हैं जिनवो को जो कि अपने स्कूल की तरफ जा रहा है, उसके पाँव टूटा हुआ है, वो बेचाके का यूज कर रहा है, चलते सोच रहा होता है वो इनके साथ में क्या हुआ होगा। वो उस टाइम पर बड़ी मुश्किल से अपने प्रोफेसर को लेके भागा था, उसने उस समय मुझे बचाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत उसकी चिंता हो रही है। ये सोचते हुए जिनवो जो अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है तो पीछे की साइड से 3-4 और लोग हैं जिनकी नजर जिनवो की ओर पड़ जाती है। ये वो 3-4 बंदे हैं जो कि उस टाइम पर वो इनको परेशान कर रहे थे और तब जिनवो ने बीच से आकर वो इनको बचा लिया था। अभी जब इस तरीके से जिनवो को यहाँ पर देखते हैं तो उनमें से एक बोलने लगता है देखो ये रहा वो वही लड़का जो कि पिछली बार हमें परेशान करने से रोक रहा था। एक दूसरा बंदा बोलता है अब की बार तो उसका पाँव टूटा हुआ है, चलो और ज्यादा मजा आएगा, आज हम इसको एक कविता सबक सिखाएंगे। इसके बाद हम जिनवो के स्कूल का सीन देखते हैं। जिनवो अपनी क्लास के अंदर एंटर करता है, वहां पर वुइन अभी तक नहीं आया है, उसकी चेयर खाली पड़ी हुई है। इसी के साथ ही जिनवो को याद आता है कि वुइन की हालत उस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो गई थी जब वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद में जिनवो अपनी चेरी तो बढ़ने लगता है तो पीछे से आवाज आती है ए तू वहीं पे रुक जा, हम तो इससे बात करना चाहते हैं। ये कितने 3-4 बनते अंदर घुस जाते हैं, ये सीनियर्स है इसलिए जिनवो के क्लासमेट में से कोई भी इनको रोकने की कोशिश नहीं करता। वैसे भी अगर जूनियर भी होते तो भी इनमें से कोई भी नहीं रोकता क्योंकि यहाँ पर जिनवो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ये 3-4 सीनियर अंदर घुसते आगे बोलते हैं तो तू यहाँ पर छुप के बैठा है, तेरे से मिलने के लिए हम काफी लंबे टाइम से इधर उधर भटक रहे थे लेकिन आखिरकार तुम्हें मिले क्या तू हमें याद करता है। जब से हमारी पिछली मुलाकात हुई थी तब से तो यही सोचता होगा कि हमसे तुम्हारी मुलाकात दोबारा से नहीं होनी चाहिए। तभी जिनवो बोलता है वैसे तुम लोग हो कौन। ये सुनने के साथ में इन तीनों की बढ़िया से इंसल्ट हो जाती है। जिनवो के लिए इनसे फाइट करना बहुत छोटा सा मैटर था, वो याद भी नहीं रखेगा, लेकिन ये सुनकर इन तीनों का बुरा लगता है। इनमें से कहने लगता है तो ये कहकर हमारी इंसल्ट कर रहा है, वैसे हम देख पा रहे हैं तुम्हारा पाँव टूटा हुआ है, पिछली बार तो भाग भाग के खुद को बचा लिया था। ये सुनते जिनवो को याद आता है कि हाँ ये तीनों वो बंदे हैं जो कि वो इनको परेशान कर रहे थे। इनमें से एक बोलता है अब तेरा पाँव क्योंकि टूटा हुआ है तो तू भाग के खुद को बचा नहीं सकता, हमारे मुक्के तेरी बॉडी की ओर बहुत बुरी तरह से पड़ने वाले हैं, तेरी हालत खराब होने वाली है। ये कितने सीनियर धीरे धीरे करके जिनवो की तो बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी टाइम पर पूरी क्लास इनकी तरफ देख रही होती है लेकिन कोई भी इनको रोकने की कोशिश नहीं करता और ये बात भी सीनियर को पसंद नहीं आती। वो चिल्लाते इन सभी से बोलने लगता है तुम सबके सब इस तरफ क्या देख रहे हो, सामने उस तरफ देखो, वो बोर्ड उस तरफ है, यहाँ पर बिल्कुल भी हमारी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। इन बंदों का ये कहना पूरी क्लास को डरा देता है। ये सबके सब सामने तरफ देखने लगता है और अब ये तीनों आराम से अपने काम को एंजॉय करते हैं। ये जिनवो के पास में आकर पहले तो उससे आगे कहते हैं तेरा पाँव क्योंकि टूटा है, हमें तुम्हें परेशान करने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। इसी के साथ पहले इम्पैक्ट शुरू होता है, वो जिनवो के ऊपर एक जोर से लात मार देते हैं, जिनवो तुरंत जमीन पे गिर जाता है और ये तीनों बंदे हंसना शुरू कर देते हैं। जाके बोलते हैं देखो कितनी आसानी से गिर गया, लड़खड़ा गया बच्चा। वैसे अभी तो ये सब कुछ शुरुआत है, जिनवो के ऊपर और भी कुछ लाते पड़ती है और जिनवो को धीरे धीरे करके पीछे की तरफ हटना पड़ता है। वो सीनियर जिनवो के पास हंसते हुए बोलता है
पिछली बार तू खुद के अटैक को डॉज कर पा रहा था, लेकिन अब क्या करेगा? अब तू कैसे हमसे बचने वाला है, बता। जिन्हों भी यही चीज सोच रहा होता है कि नॉर्मली अगर ये उसके ऊपर अटैक कर रहे होते तो बड़ी सैन से इनके अटैक को डॉज कर सकता था, लेकिन क्योंकि उसके पांव टूटे हुए हैं इस वजह से उसकी स्पीड बहुत कम हो चुकी है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर इन बंदों के सामने पूरी तरह लाचार है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। पूरी क्लास उसको इस तरह से पिटता हुआ देख रही होती है। इस टाइम पर जिन्हों को बिल्कुल ऐसा असर रहता है जैसा कि उसको उस टाइम पर हुआ था जब उसके दोस्तों ने उसको पहली बार देखा था, जब वो अपनी पहली पावर को यूज किया था। मतलब जिन्हों को ये सब कुछ काफी अजीब लग रहा है। इस तरह पर ये लोग जिन्हों को उसके कॉलर से पकड़ लेते हैं और ये बंदा उसके मुंह मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हों के मुंह के अंदर अभी भी रफ्तार है। वो बड़ी सी साइड में होकर अटैक डॉज कर लेता है और इससे ये बंदा चौंक जाता है किसने इतनी आसानी से अटैक को कैसे डॉज कर लिया। साथ में ये बंदा बहुत ज्यादा केयरलेस चुका है। इसको एक चीज समझ आ चुकी है कि जिन्हों के पांव बहुत ज्यादा कमजोर है और अभी ये लोग जिन्हों के पांव के ऊपर पूरा फोकस करके उसके ऊपर दोबारा से लात मार देते हैं। जिन्हों दोबारा जमीन पे गिर जाता है। इसके तुरंत बाद एक जोरदार लात सीधा कर उसके मुंह पे पड़ती है और इसकी बार जिन्हों कुछ भी कर नहीं पाता, लात जोर से पड़ चुकी है और इसके बाद में लातें रुकती नहीं है, लगातार उसके ऊपर लातें पड़ती जा रही है। जिन्हों को यहाँ पर पूरी तरह घेर लिया गया है और घेर के उसको बुरी तरह से पीटा जा रहा है। वो ये बच्चे तो लगातार उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, सीनियर्स उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। एक बंदा जो कि जिन्हों सबसे ज्यादा पीट रहा है वो कहने लगता है, मुझे लगा था जब हमारी मुलाकात तुमसे होगी तो हम बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे, लेकिन असल में तुम्हें पीटने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तुम्हें ढूंढने में हमने जितना भी टाइम वेस्ट किया वो सब कुछ अब वर्थ इट लग रहा है। वैसे वो दूसरा लड़का कहाँ है जिसको तुम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे? हमें लगा था तुम और वो सेम क्लास में पढ़ते हो, हम उसको भी यहाँ पीटने के लिए आए थे। हम सोचे थे दोनों को साथ में पीट देंगे, लेकिन लगता है वो अभी इस टाइम पर क्लास में नहीं है, बच गया। शायद से वो तुम्हारी क्लास में पढ़ता नहीं है या फिर शायद से आज स्कूल आया नहीं, लेकिन जब कभी वो हमें जाकर भी दिखाई देगा हम उसको भी बुरी तरह से पीटने वाले हैं और तुमसे ज्यादा बुरी हालत उसकी कर देंगे। तभी एकदम से जिन्हों दोबारा से खड़ा हो जाता है। ये लोग जिन्हों को चिल्लाते बोलता है, तो ये थी मत, तो दोबारा से हमारे सामने खड़ा हो चुका है, शायद से तेरे को राउंड 2 चाहिए। ये कहते हुए बंदा आगे बढ़कर जिन्हों पर अटैक करने की कोशिश करता है, वो उसके थप्पड़ मारने वाला है। तभी एकदम से एक अजीब चीज होती है। जिन्हों अब की बार खुद तो डिफेंड करने की नहीं बल्कि अटैक करने की कोशिश करता है। वो जोर से बंदे के पेट पर एक मुक्का मार देता है। इस टाइम पर जिन्हों बहुत ज्यादा सीरियस है। वो ये सोच रहा होता है उसे किसी भी तरीके से अब इन तीनों को सबक सिखाना है। वो जितना भी इन तीनों से पिट सकता था उससे ज्यादा इनसे पिट चुका है और अब और ज्यादा पिटने से अच्छा होगा इन तीनों को पीट कर इनको सबक सिखा दिया जाए। जिन्हों का ये मुक्का काफी ज्यादा शानदार था। इस बंदे के जिससे मुक्का पड़ता है वो तुरंत जमीन पे गिर जाता है। वो बंदा यहीं पे ढेर हो चुका है। इसके बाद में दूसरे बंदे का नंबर आता है। इससे पहले कि वो कोई मूवमेंट कर पाए जिन्हों उसके मुंह पर भी एक रख मुक्का मार देता है। इसी समय तीसरा बंदा जिन्हों के प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है कि जिन्हों के मुंह पे मुक्का मारने वाला है। मुक्का पड़ने की आवाज आती तो है, लेकिन असल मुक्का जिन्हों ने मार दिया है। उससे पहले जिन्हों ने मुक्का मार दिया और सीधे इसके मुंह पे मारा है। अब जब इस तरीके से जिन्हों ने इन तीनों बंदों को लड़ाई में पीट दिया है, तब उसी टाइम पर टीचर के यहाँ पर एंट्री होती है। वो टीचर यहाँ पर आते हुए बोलता है, क्लास में सब कुछ क्या चल रहा है, किस तरह का शोर है जिसके वजह से पूरी स्कूल को तुम्हें हड़कम मचा रखा है। इसके बाद टीचर को दिखाई देता है वहां सामने की तरफ तीनों बंदे बैठे हुए हैं जिनके मुंह पर पूरी तरह चोट लगी हुई है। टीचर चिल्ला कहता है, तुम तीनों दोबारा से, तुम तीनों स्कूल के गुंडे बने हुए हो। जहाँ देखो वहां तुम्हारी किसी न किसी से लड़ाई होती रहती है, अब तुम किससे लड़ लिए? और फिर टीचर पूरी तरह चौंक जाता है कि जिन्हों को इन तीनों बंदों ने पीटा है। जिन्हों जो कितना पतला सा है, क्लास में बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, किसी से भी बात नहीं करता और बहुत तो कमजोर सा लगता है, वो किस तरीके से इन तीनों बंदों को इतनी बुरी तरह से पीट सकता है। टीचर भी इस टाइम पूरी तरह शौक है। वो जिन्हों से पूछने लगता है, ये सब कुछ क्या हुआ, तुमने ये किया कैसे? तुम्हारा तो पांव टूटा हुआ है, इसके बावजूद भी तुम इन 3 बंदों को इतनी बुरी तरह से पीट पाए। इसके बाद में टीचर बाकी स्टूडेंट से बोलने लगता है, कोई जिन्हों को यहाँ क्लिनिक तक लेके जाओ। लेकिन यहाँ पर जिन्हों कुछ खास दोस्त नहीं है तो सबके सब आनाकानी करने लगते हैं। जिन्हों कहता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेला चला जाऊंगा। ये कहते हुए जिन्हों इस क्लास से बाहर निकलने लगता है। इस टाइम पर उसकी नजर पड़ती है पीछे की साइड, वहां पर खिड़की के ऊपर कोई है जो कि झांक रहा है। ये असल में किडैन है जो कि वहां पर खिड़की से बाहर जिन्हों के लिए ताली बजा रहा होता है। वो कब ज्यादा खुश है, वो जिससे उससे कह रहा है कि मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा गर्व है, तुमने बहुत अच्छी तरीके से इन तीनों को पीटा। ये सुनने के साथ में जिन्हों के चेहरे के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। उसको बेहसास होता है कि सच में उसने काफी अच्छा काम किया है। इसके बाद टीचर से कहता है, टीचर क्या मैं जल्दी छुट्टी लेकर घर जा सकता हूँ, मेरे को अपना पाँव चेकअप कराना है। टीचर ही बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम जा सकते हो, वैसे तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ में चल सकता हूँ, तुम्हारे पाँव में दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक लेके जाऊंगा। ये टीचर बहुत ज्यादा केयरिंग है। तभी जिन्हों से बोलता है, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकता हूँ। फिर भी आपने मुझसे पूछा इसके लिए बहुत शुक्रिया। टीचर भी खुश रहता है कि ठीक है तुम अकेले जा सकते हो तो ठीक है। और फिर अब इसके बाद में टीचर इन तीनों बच्चों की तरफ देखने लगता है, इन तीनों सीनियर्स की तरफ जिनको इतनी बुरी तरीके से एक जूनियर जो कि बहुत ज्यादा कमजोर था उसने पीट दिया है। ये सीनियर वे भी जीने पड़े होते हैं, उनका खून लगातार बह रहा है। टीचर बोलता है, कोई इन तीनों को उठाकर भी लेके जाओ, लगता है इनको उठाने के लिए स्ट्रेचर बुलानी पड़ेगी। इसकी कुछ देर बाद में हम स्कूल के बाहर जिन्हों किडन को देखते हैं। वो अभी भी स्कूल के एरिया में ही है, यहाँ पर आराम से घूम रहे हैं। जिन्हों किडन से पूछा लगता है, मिस्टर किडन तुम यहाँ पर कैसे? किडन कहता है, 3-4 दिन से जो कुछ भी हुआ उस सब से मैं थोड़ा सा परेशान था, इसलिए तुम यहाँ पर देखने के लिए आ गया, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया वो तो काफी शानदार था। मुझे लगा था तुम हर समय केवल खुद के लिए दिक्कतें क्रिएट करते हो। जिस टाइम पर तीनों बंदे तुमसे फाइट करने के लिए आए थे तो मुझे लगा था कि अच्छा वो मैं यहाँ पर आ गया, तुमने एक और बार खुद के लिए परेशानी क्रिएट कर ली है। ये सुनकर जिन्हों किडन से माफी मांगने लगता है। किडन कहता है, वैसे जिन्हों तुम्हारे साथ में जब से भी रहा हूँ मैंने कुछ चीजें नोटिस किया है, मैं देख सकता हूँ तुम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल से हो। मतलब तुम इंसानों की ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश नहीं करते। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने साथ के लोगों में ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश करनी चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए। तुम्हारे पास में एक बहुत ज्यादा स्पेशल पावर है और तुमने इसी स्पेशल पावर को अपनी कमजोरी
कमजोरी बना रखा है। तुम इसी पावर के कारण किसी से बात करने में थोड़ा हिचकिचाते हो। मुझे लगता है तुम बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए और जितने हो सके उतने दोस्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम एक अवाकंड हो। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम कोई बीमार आदमी नहीं हो। तुम्हारे पास में जो पावर है ये एक वरदान है, कोई बीमारी नहीं जिसके कारण तुम इससे डरते रहो। तुम्हें खुद के ऊपर गर्व फील करना चाहिए कि तुम्हारे पास में स्पेशल पावर है और जब तुम इसे एक गर्व की तरह लोगे तो तुम बड़ी आसानी से कब सारे दोस्त बना पाओगे। तुम्हें कभी भी खुद की पावर के लिए बिल्कुल भी एम्बेरस फील करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी चीज है। ये सुनकर जिनको काफी अच्छा लगता है वो हंसते बोलता है, शुक्रिया आपका, आपने मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट किया। अब मैं आपके लिए कब सारा कैट फूड खरीदूंगा। इसकी कुछ देर बाद में जिनको किडन से कहता है, वैसे आपको पता है वो आज स्कूल नहीं आया था। किडन कहता है, वो इन कौन? जिन्हो कहता है, वो बंदा जो कि उस कैंपस प्रोफेसर को बचाने की कोशिश कर रहा था और जिसने मेरी भी जान बचाई थी। किडन कहता है, अच्छा उसी प्रोफेसर को जिसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी और वो उसी प्रोफेसर को सपोर्ट कर रहा था। जिन्हो कहता है, आपको इस तरह से बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि वो आज स्कूल नहीं आया। उस टाइम पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा था वो भी काफी जल्द रिकवर कर जाएगा और दोबारा से स्कूल आने लगेगा। किडन कहता है, उसके चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करनी चाहिए अपने बारे में। वो प्रोफेसर तुम्हें जान से मारने वाला था और वो उसके लिए काम करता है, तो इसका मतलब वो भी तुम्हें जान से मारना चाहता होगा। तुम्हें उसकी चिंता करने की बजाय खुद की चिंता करनी चाहिए कि बेकार में वो स्कूल आना बंद कर चुका है और अब तुम्हारा सामना उससे कभी भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो ये काफी अच्छी बात होगी। और अब इसके बाद में हम सीरीज के एक और नए कैरेक्टर को देखते हैं जो कहीं पर खड़ा हुआ होता है। उसके पास एक मोबाइल है, मोबाइल में लगातार किसकी फोटो देख रहा है। ये जिन्वू की फोटो है। असल में जिन्वू इस बंदे का एक नया टारगेट है। टारगेट मारने के लिए या बचाने के लिए वो क्लियर नहीं है। यहाँ से हम कुछ सेकंड पहले का एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं। अभी इस टाइम पर एक ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है। इसके सामने की तरफ ये बंदा है जियोंग, जो कि इसे जिन्वू के बारे में कुछ बता रहा होता है कि जिन्वू उस स्कूल में पढ़ता है जिस स्कूल के अंदर तुम पढ़ते हो, तो उसके ऊपर तुम आसानी से नजर रख सकते हो। वैसे क्या तुम इस लड़के को जानते हो? तो दूसरा लड़का बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने एक दो बार इसको अपने स्कूल में देखा है, इसके अलावा इसके बारे में और कुछ भी नहीं जानता। वैसे क्या तुम मुझे इसकी एबिलिटी के बारे में बता सकते हो? जियोंग यहाँ पर इस बात को सीक्रेट रखता है। उसे कहता है, तुम्हें पता है ये बात कभी भी रिवील नहीं की जा सकती, किसी भी अवाकन की पावर को नहीं बताया जाता है। जिस सुंदर लड़का अपने आंखों की मदद से थोड़ा तिरछा कुछ करके उसको जोर देने की कोशिश करता है। जियोंग बोलता है, मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ तुम्हारी बात मेरे पे काम नहीं करेगी, मैं बिल्कुल तुम्हें स्क्वायर में नहीं बताने वाला। बाकी फिलहाल के लिए मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ, वो भी हाल ही में एक अवाकंड बना है। उसको अभी तक इस बारे में पता ही नहीं था, मतलब पावर बचपन से थी, उसको लगता था कि एक बीमारी है, लेकिन अब हाल ही में उसको पता चला है कि ये सब कुछ एक अवाकंड है, एक वरदान। तो इसका मतलब अब तक की उसकी पूरी लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड रही होगी। वो लड़का बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है, अवाकन की लाइफ, अवाकन की दिक्कतें, अवाकन की मुसीबतें, सब कुछ मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो मुझे ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और अब इसी के साथ में फ्लैशबैक खत्म होता है। ये लड़का दोबारा से इस टॉप के ऊपर खड़ा हुआ है, अभी भी लगातार इसी तस्वीर को देख रहा है और फाइनली इसका नाम पता चलता है। इसका नाम है जुसुक, जो कि दूर से कोई चिल्ला रहा होता है। असल में 3 बंदे इस जगह पर आते हैं। ये वो 3 बंदे हैं जिनको जिन्हों ने बुरी तरह से पीटा है और ये तीनों बंदे जिसो के काफी अच्छे दोस्त है। जिसो की तीनों को देखे पूछे लगता है, तुम तीनों को इतनी बुरी तरह से किसने पीटा? मुंह पे इतने मुक्के मारे। जिसो के पास में आकर तीनों बंदे एकदम शांति से खड़े हो जाते हैं। इनको बहुत शर्म सी आ रही है। जिसो दोबारा से पूछता है, तुम तीनों की असलियत किसने की है, मुझे बताओ। वो तीनों बंदे अभी भी शांत है और अब इसके साथ में जिसको थोड़ा गुस्सा आने लगता है। वो इन तीनों को एक शांत इलाके में लेके आता है और एकदम सीक्रेट इनसे पूछता है कि बताओ ये सब कुछ किया किसने। और अब फाइनली इन तीनों में से एक का मुंह खुलता है। वो कहने लगता है, वो बंदा हमारे स्कूल में पढ़ता है, हमारा एक जूनियर है। जिसको कहता है, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें तुम्हारे जूनियर ने इतनी बुरी तरह से पीट दिया? क्या हमारे स्कूल के अंदर ऐसा कोई बंदा है जिसमें इतनी पावर हो? इनमें से एक बोलता है, शायद तुम उस बंदे को पहले से जानते होंगे, वो बंदा जो कि अक्सर कैट साथ में घूमता रहता है, आवारा बिल्लियों को खाना डालता रहता है, उसी ने हमारे साथ में ये सब कुछ किया है। ये सब जिसको वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। वो समझ आता है कि वो तो ये सब कुछ कर ही सकता है। वो इन्हीं के में चिल्लाते बोलता है, तो तुमने उससे पकड़ लेने की कोशिश की। जिसुक का इस तरीके से अपने दोस्तों के पास हंसना इन तीनों पसंद नहीं आता। इनमें से बोलने लगता है, तुम इस तरीके से हम पर हंस कर सकते हो, उसने इस तरीके से हमें पीट दिया और तुम हंस रहे हो। तुम जानते हो पूरी स्कूल के अंदर हमारी कुछ भी रेस्पेक्ट नहीं रही है। एक जूनियर से पिट के आ गए, इसके बाद में सही रेस्पेक्ट पूरी तरह खत्म हो चुकी है। हमें उससे बदला लेना पड़ेगा। उस समय जब हम उसको पीटने के लिए गए थे तो हम उसको स्टार्टिंग में तो पीट रहे थे, लेकिन एकदम से पता नहीं कैसे हुआ उसके अंदर बहुत जान आ गई। वो हमें बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। शायद से ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि हम पूरी तरह से एकदम गार्डलेस हो चुके थे। हम ऐसा सोच के बैठे थे कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर हमें पता होता कि वो थोड़ा बहुत ताकतवर है तो शायद से हम थोड़े सतर्क रहते और वो हमें कुछ भी नहीं कर पाता। ये सुनो जिससे सोचने लगता है कि चाहे कुछ भी कर लेते, उस बंदे को कुछ भी नहीं कर पाते। उसका नाखून तक तोड़ पाना इनकी बस की नहीं होती। एक गवाकन के सामने टिक पाना एकदम नामुमकिन जैसा है। ये कहते हुए इस बंदे के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल है, शायद ये भी कुछ करने वाला है। यहाँ से हम जिन्वू घर का सीन देखते हैं। उसकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। ये कैट के सामने बैठी हुई है। उससे कहने लगती है, तुम्हारे अंदर जरूर से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिन्वू कहता है, कुछ मतलब क्या गड़बड़ है? किडेन कहता है, कुछ से मेरा मतलब है सब कुछ। तुम्हारे अंदर सब कुछ गड़बड़ है, कुछ भी ठीक नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी लड़ना नहीं आता। जिस टाइम पर तुम तीनों बंदों से फाइट कर रहे थे, तुम्हें कवाकंड हो, इसके बावजूद तुम्हें इतना दिक्कत आ रही थी। उन तीनों ने तुम्हें बुरी तरह से खेल लिया था और तुम्हें बुरी तरह से पीट रहे थे। और फिर जब तुम्हें जोश आया, तुम उनको पीटने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम भी तुम्हारा पोस्चर एकदम बेकार था। तुम्हारे पंचेस के अंदर बिल्कुल पावर नहीं थी।
केवल तुम्हारी थोड़ी बहुत रफ्तार थी, इसी वजह से तुम उनके सामने टिक पाए, वरना तुम्हारे पंचेस बिल्कुल इतना खतरनाक नहीं थे। और जिस पोस्चर के साथ तुम उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अगर उनकी बॉडी थोड़ी मजबूत होती तो तुम्हारे ऊपर ही उल्टा इंपैक्ट पड़ जाता, तुम्हारे हाथ टूट जाते। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और तुम्हारा सब कुछ पूरी तरह से खराब है। तुम्हें सब कुछ सुधारना पड़ेगा, तुम्हारे पोस्चर से लेकर तुम्हारी बॉडी की जो कुछ भी है वो सब कुछ। ये सुनकर जिन्हों पूरी तरह निराश हो जाता है। किडन आगे बोलता है, तुम्हें पता है अगर तुम्हारा सामना किसी अवाकन से हो गया और वो अगर थोड़ा सा भी ज्यादा ताकतवर हुआ तो तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देगा, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें इस बात का पूरी तरह अंदाजा तो है ना? जिन्हों बोलता है, हाँ बिल्कुल ये अंदाजा तो है। ये कहते हुए जिन्हों को फाइट याद देने लगती है कि किस तरीके से पहले वुइन ने और फिर बाद में उस प्रोफेसर ने उसे बुरी तरह से पीट दिया था। उन दोनों के सामने ये कुछ भी नहीं कर पाया। ये सोचते हुए जिन्हों इस टाइम बहुत निराश हो रहा होता है। तभी किडन से बोलता है, तुम्हारे साथ में अभी पिछले कुछ टाइम में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ तुम सुधारने में कब से मदद करेगा। और अभी इस टाइम में तुम्हारे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है उससे लगता है तुम थोड़े सीरियस हो चुके हो, तुम्हें समझ में आने लगा है कि पावर कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अब से मैं तुम्हारी कॉम्बैट पावर को बढ़ाने के ऊपर एकदम पूरा फोकस करूंगा। पहले मैं तुम्हारी केवल पावर बढ़ा रहा था, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा हो रहा है तुम्हें कॉम्बैट पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि तुम एकदम सही पोस्चर के साथ में सही तरीके से अटैक कर सको। और अब इसी के साथ में जिन्हों की ट्रेनिंग शुरू जाती है। वो एक पंची बैग के ऊपर लगातार मुक्के मारने लगता है और इस पूरी टाइम पर किडन उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुम्हें इस तरीके से अपनी एनर्जी का यूज करना है। स्टार्टिंग के मुक्के एकदम डाउन रखो, बहुत कम एनर्जी का यूज करो ताकि पंचिंग बैग कुछ हो भी ना। और एकदम एंड टाइम पर जब तुम्हें ऐसा लगे तुम्हारी बॉडी के अंदर पूरी एनर्जी आ चुकी है तब फुल फोर्स से इसके ऊपर अटैक कर देना। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। ये सुनते हुए जिन्हों बिल्कुल ऐसे ही कर रहा होता है। स्टार्टिंग में एकदम लाइट मुक्के इस पंचिंग बैग के ऊपर मारता जा रहा है और फिर एकदम जैसे किडन का इशारा होता है अब, और ये सुनने के साथ में वो अपनी पूरी एनर्जी का यूज करता है, अपने हाथों में एनर्जी को जगाता है और फिर एक जोरदार मुक्का इस पंच बैग के और मार देता है। और अब की बार मुक्का पड़ने के बाद में जिन्हों की एनर्जी देती है उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि पंच बैग जोर से हवा में उछल जाता है और बहुत दूर जाए गिरता है। किडन को इतना अच्छा होने की उम्मीद नहीं थी। मुक्का मारने के तुरंत बाद जिन्हों एक छोटे बच्चे की तरह किडन की तरफ देखता है, उससे मुझे लगता है ये कैसा था। किडन एकदम चौंका हुआ है। जिन्हों के बोलता है, मैंने बिल्कुल वैसा किया जैसा आपने मुझसे कहा था, एकदम से सारी एनर्जी को उस पंची बैग की ओर मार दिया। मुझे लगता है ये मुक्का बहुत शानदार था। मिस्टर किडन आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है ये सब कुछ आपकी ट्रेनिंग का इफेक्ट है। और ये सुनने के साथ में सारा क्रेडिट किडन को मिल जाता है। किडन खुश होता बोलता है, हाँ बिल्कुल ये मेरी ट्रेनिंग का इफेक्ट है, मैं तुम्हें काफी अच्छी तरह ट्रेन कर पा रहा हूँ। और अब इस तरीके से जिन्हों ने एक ही दिन के अंदर अपनी एनर्जी को फोर्स करना सीख लिया है, उसके अटैक के अंदर पावर बढ़ चुकी है, उसको पोस्टर समझ में आने लगा है कि किस तरह से मुक्का मारने पर ज्यादा फोर्स लगेगा। और अब इस तरीके से कुछ और देर ट्रेनिंग करने के बाद में जिन्हों अगले दिन दोबारा से स्कूल पहुंच जाता है। उसको एकदम उबासी से आ रही है, पूरी रात ट्रेनिंग करने का असर है। और अभी इस टाइम पर उसके पास की टेबल अभी भी खाली है, वो आज भी स्कूल नहीं आया। इसके कुछ देर बाद में टीचर की क्लास के अंदर एंट्री होती है और क्लास में आने के साथ में टीचर की नजर पड़ती है जिन्हों के ऊपर। जिन्हों की बार तो पहले ही सो चुका है और अब तो जैसे टीचर भी जिन्हों से परेशान हो चुका है। जिन्हों का ही रोज का है, वो क्लास में आकर हमेशा सो जाता है और वो इस बात से टीचर ज्यादा परेशान हो चुका है कि वो जरूर उठाना भी छोड़ देता है। वो सोचने लगता है पिछले कुछ टाइम के अंदर इसके अंदर जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से उन तीनों बंदों ने इसको परेशान करने की कोशिश की, वो बहुत ज्यादा गलत था। शायद से मुझे सोने देना चाहिए। और अब इसी के साथ में जिन्हों क्लास के अंदर एक अच्छी नींद मिलती है। जैसे हम कुछ टाइम बाद में इस किडन को देखते हैं जो कहीं पे घूम रहा है और ये जगह कोई कहीं पे जगह नहीं है, ये वो गली है जहाँ पर जिन्हों को बुरी तरह से पीटा गया था और फिर किडन ने अपनी एनर्जी का यूज किया था। किडन यहाँ पर अपनी एनर्जी के ट्रेसेस को देखने के लिए आया है। किडन जब इस जगह पहुंचता है तो ये जगह पहले पूरी तरह साफ हो चुकी होती है। किडन को इतना साफ होने की उम्मीद नहीं थी, इसका मतलब किसी ने जानबूझ के एकदम अच्छी तरीके से जगह को साफ किया है। लेकिन एनर्जी के ट्रेसेस को साफ करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, नॉर्मल तरीके से वो साफ नहीं हो सकता। इसी समय किडन को किसी को आवाज नहीं देती है, कोई कह रहा होता है इस जगह की पूरी सफाई हो चुकी है, अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। किसी को भी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसका पता नहीं चलेगा। किसी के साथ में किडन तुरंत छुप जाता है। उसकी नजर पड़ती है ऊपर की साइड से 3-4 बंदे उतरते हुए आ रहे हैं। ये वो तीनों एसोसिएशन के मेंबर है और तीनों जिस तरह कपड़े पहने हुए हैं साफ दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। वैसे शायद से यहाँ पर किडन की किस्मत कुछ ज्यादा खराब होती है कि तीनों बंदे उसी जगह पर आ जाते हैं जब पर किडन छुपा हुआ होता है और फिर तुरंत इनकी नजर किडन के ऊपर पड़ जाती है। किडन को बहुत ही अजीब ढंग से घूर के देख रहा होता है जो कि नॉर्मल कैट के लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और इसी के साथ में तीनों बंदे भी किडन की तरफ घूर के देख रहे होते हैं। किडन समझ जाता है इनके सामने ये तो नॉर्मल बिहेव करना पड़ेगा, एक असली कैट की तरह। उसके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, वो तुरंत ही खुद के हाथों को चाटने लगता है जिसे एक असली कैट करती है। और इसी के साथ ही एसोसिएशन के तीनों मेंबर समझ जाते हैं ये एक नॉर्मल सी कैट है, इसके बजाय धंधे की जरूरत नहीं है और वो वहां से आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से इनके जाने के बाद में किडन एक राहत की सांस लेता है। उसी टाइम पर इनमें से एक बंदे की नजर किडन के ऊपर जैसे पड़ जाती है। वो देख लेता है कि कैट थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रही है, लेकिन वो इस चीज को ज्यादा नोटिस नहीं करता। वो एक नॉर्मल सी कैट है, किसी तरह का बिहेव कर सकती है और इन बंदों को कैट की ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। उनमें से पीछे वाला बंदा बोलने लगता है शायद से कैट कुछ ज्यादा ही मोटी है, कुछ ज्यादा ही खाने पीने लगी है। ये कहते बंदा किडन की इंसल्ट करके वहां चला जाता है। इसके बाद हम जिन्हों के स्कूल का सीन देखते हैं। जिन्हों के स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, वो स्कूल से बाहर निकलता है अपने घर की तरफ जाने के लिए। उसका ध्यान उसके पाँव की तरफ है, उसके पाँव पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जिसका मतलब अपना पूरा फोकस वो ट्रेनिंग पे दे सकता है। वैसे अब उसकी एक परीक्षा होने वाली है, उसकी परीक्षा जिसे वो दिखाएगा उसने क्या क्या सीखा है। साइड से किसी की आवाज आती है, कुछ चिल्ला कहता है क्या तुम ही हो जिन्हों? ये कहते 4 बंदे जगह पहुंच जाते हैं जिनको जीसू लीड कर रहा है और साथ में तीनों बंदे भी है जिनको जिन्हों ने पीटा है। ये तीनों बंदे जिन्हों को देख के हंस रहे होते हैं। जीसू का बोलता है मेरे को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वैसे मुझे नहीं लगता हमें यहाँ पर बात करनी चाहिए, मैं स्कूल के बाहर कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ
तो हम कहीं और चलते हैं। ये सुनते ही जिन्हों समझ आता है कि ये यहाँ पर उससे फाइट करने के लिए आया है और उसके साथ जो पीछे में तीनों बंदे खड़े हुए हैं ये तीनों वही है जिनको उसने पीटा था। तो ये तीनों बंदे ही इसको यहाँ पर लेके आए। अभी इस टाइम पर बेचारे तीनों बंदों को लग रहा होता है कि जिसुक इनके लिए इनसे फाइट कर रहा है। ये तीनों जिन्हों से बोलता है अब तुम्हारी हेल्थ कब तक खराब होने वाली है। जिसुक जो कि हमारे साथ में आया ये तुम्हें बुढ़ते से पीटेगा, लड़के आज तुम मरने वाले हो। तभी जिसुक इन तीनों से कहता है तुम तीनों एकदम चुप रहो और यहीं पे रुकोगे, मैं भी तुम लोग अपने साथ में लेके नहीं जाने वाला नहीं हूँ। तीनों कहते हैं ऐसे कैसे नहीं चल सकते, हमें भी देखना है कि तुम इसको कितने से पीटोगे। लेकिन जिसुक साफ ना कर देता है, मैंने कहा नो मीन्स नो। और फिर इसके बाद में ये तीनों बंदे यहीं पे रुकते हैं और ये दोनों एकदम अलग साइड में कहीं चले जाते हैं। जहाँ इस जगह पर एकदम खाली इलाका है, लड़ाई करने के लिए बेस्ट जगह है, आसपास में कोई भी नहीं है जो कि उनको फाइट करते हुए देख सके। यहाँ पहुंच के जिसुक जिन्हों से बोलता है ये जगह काफी शानदार है ना, एकदम शांत है। जिन्हों कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। जिसुक बोलता है हाँ बिल्कुल करना चाहता हूँ, तुमने जो कुछ भी किया है उसके बाद में कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, मैं इस तरीके से तुम्हें ऐसे बच के निकलने नहीं दूंगा। जिन्हों कहता है तुम्हें पता है ना तुम्हारे दोस्तों ने मुझे पहले अटैक किया था और साथ वो मेरे दोस्तों पर अटैक करने वाले थे। जिसुक कहता है तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा कुछ हुआ तो था लेकिन फिर भी सिचुएशन अब पूरी तरह बदल चुकी है। तुमने मेरे दोस्तों के ऊपर अटैक किया और अब ये बात उनकी इज्जत पे आ चुकी है, मेरे को उनकी रेस्पेक्ट को मेंटेन करना पड़ेगा। कोई भी उनके ऊपर मार के बात में ऐसे ही अगर बच के निकल जाए तो उनकी रेपुटेशन पूरी तरह डाउन हो जाएगी, इसका मतलब मेरी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। हम दोनों एक अलग सिचुएशन के अंदर है, अपने दोस्तों को पीटना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिन्हों कहता है कि सच में ये सब कुछ इतना जरूरी है। जिसुक बोलता है बिल्कुल बहुत जरूरी है, वैसे तुम्हें ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, हमें जो कुछ भी करना है वो तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों के लिए सब कुछ करना ही पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है कौन गलत। तुमने मेरे दोस्तों को पीटा और मेरे दोस्त तुम्हारे दोस्त को पीटने की सोच रहे थे, तो इस तरीके से तुम्हारा उनको पीटना और मेरा तुम्हें पीटना एकदम सही हो जाएगा। और अब ये सुनने के साथ में जिन्हों समझ जाता है कि यहाँ पर उसके सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसे फाइट करनी पड़ेगी। और जिन्हों तो खुद भी यही चाहता था, उसके पास थोड़ी बहुत नई पावर्स है, वो चेक करना चाहता है वो किस तरीके से इन पावर्स का यूज करेगा। और ये जो बंदा जो कि उसके सामने खड़ा हुआ है ये जिन्हों के लिए टेस्ट डमी की तरह है, जिसके ऊपर भी पावर्स का यूज करने वाला है। यही सोचते उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल होती है। जिन्हों को पता नहीं है कि ये बंदा एक अवाकंड है। तभी जिसुक बोलता है मैं तुम पर पहले अटैक करना नहीं चाहता, ऐसा करो तुम आगे बढ़ो और तुम मुझ पर पहले अटैक करो। जिन्हों उसकी बात को मान जाता है, वो सोचने लगता है अच्छा मौका है, पहले इसके पर अटैक करके एक ही बार के अंदर इस फाइट को खत्म कर दूंगा। ये सोचते हुए जिन्हों अपनी फास्ट स्पीड दिखाता है, एकदम से इस बंदे के पास में जाकर जोर से मुक्का मारता है। लेकिन ये बंदा काफी खतरनाक है, वो बेड से पीछे होकर अटैक को डॉज कर लिया है। और जिन्हों की सबसे चीज पूरी तरह नामुमकिन है, कोई भी नॉर्मल बंदा जिन्हों के अटैक को डॉज कर ही नहीं सकता। जिन्हों तुरंत दोबारा से अटैक करता है और दोबारा से वही सेम रिजल्ट है, जिसुक ने आसानी से अटैक को डॉज कर लिया। इसी समय तीसरा अटैक होता है। जिन्हों को तीसरे अटैक के अंदर और भी ज्यादा पावर है, वो और जोर से अटैक करता है, लेकिन अब की बार तो रिजल्ट और भी ज्यादा बुरा है। जिसुक ने अपने एक हाथ से मक्के को पकड़ लिया है। ये बात जिन्हों को कब से चौंका देती है। जिन्हों इस फाइट के अंदर अपने अवाकन पावर को यूज कर रहा है, इसके बावजूद जिसुक कुछ भी नहीं कर पा रहा। तभी जिसुक बोलता है शायद से तुम समझ नहीं पाए, मैं भी वही हूँ जो कि तुम हो, तुमने मुझे कुछ और समझ लिया है, लेकिन एक मुक्का पड़ने के बाद तुम्हें ऐसा हो जाएगा कि मैं क्या हूँ। ये कहते वो जिन्हों के पेट के ऊपर एक रख के मुक्का मार देता है। मुक्का काफी जानदार है, जब वो तुरंत ही जमीन पे गिर जाता है उसको एहसास होता है ये बंदा बहुत खतरनाक है। जिसुक आगे बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना अपना सब कुछ लगा देना, तुम्हें काफी शानदार से फाइट करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, अपना पूरा जोर लगाओ और पूरी ताकत से मुझ पर अटैक करो। तुम्हें बिल्कुल भी खुद को छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम एक अवाकंड हो। ये सुनने के साथ में जिन्हों और ज्यादा चौंक जाता है। उसको समझ में आता है कि सामने जो बंदा खड़ा हुआ है ये भी असल में एक अवाकंड है। जिन्हों तुरंत ही उछलकर से दूर हट जाता है। जिसुक आगे बोलता है मुझे लगा था तुम्हें अब तक पता चल चुका होगा, तुम इतने सरप्राइज नहीं होगे, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा शौक लगा, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मुझे तुम्हारे बारे में जियुंग इहानुक ने सब कुछ बता दिया है। और ये सुनते जिन्हों समझ जाता है यानी कि वो बंदा जो कि घर पर आया था, जियुंग इहानुक उसका पूरा नाम है। और जैसा कि उसने कहा था इस तरह के जितने भी अवाकंड है वो उन सभी को बेसिक चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि ये बंदा जो कि उसके सामने खड़ा हुआ है वो इहानुक के साथ में काम करता होगा। जिसुक आगे बोलता है वैसे अब तो तुम्हें पता चल चुका होगा, लेकिन फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं भी असल में एक अवाकंड हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और जियुंग इहानुक ने भी मेरे साथ में कांटेक्ट किया है। और अब क्योंकि मैं भी एक अवाकंड हूँ तो तुम पूरी ताकत से मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। मुझे बताओ तुम स्पेशली कितने ताकतवर हो। जिन्हों कहता है जियुंग इहानुक ने मुझसे कहा था कि वो मेरी मदद करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम तो यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आ गए हो। क्या वो यहाँ पर तुम्हें मुझसे फाइट करने के लिए भेज रहा है, क्या ये उसकी मदद है। जिसुक कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो अभी भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा है, ये भी एक तरह से मदद ही है। इस तरह से फाइट कर हम तुम्हारे रैंक पता कर रहे हैं कि तुम कितने ताकतवर हो। जिन्हों कहता है रैंक से तुम्हारा क्या मतलब है। जिसुक कहता है रैंक से हमारा मतलब यह है क्योंकि हमें पता चला है तुम हाल ही में अपने अवाकंड की पावर के बारे में पता किए हो, तुम एक काफी ज्यादा नए अवाकंड हो, इसलिए हम पता लगाना चाहते हैं कि तुम किस रैंक पर हो। रैंक की वजह से हमें पता चलता है कि किस अवाकंड के अंदर किस तरह की पावर्स है, वो कितना ताकतवर है। हर एक अवाकंड के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वैसे तुम्हें बिल्कुल भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में एकदम इजी पेश आऊंगा, तुम्हारे पर ज्यादा खतरनाक अटैक नहीं करूंगा, तुम अपनी पूरी ताकत से मुझ पर अटैक कर सकते हो। ये कहते जिसुक अपनी पावर को यूज करता है, उसको पावर को छुपाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके अंदर विंड पावर है जो कि जिन्हों को समझ में आ चुकी है, ये बिल्कुल वैसी पावर है जिससे वो जियुंग इनहुक यूज कर रहा था। इसी के साथ में दोबारा से फाइट शुरू होती है।
जिसुक दूर से एक एयर प्रेशर को जिन्वो के ऊपर मारता है, लेकिन जिन्वो ने अपनी तेज रफ्तार की मदद से अटैक को डॉज कर लिया है। वो भाग के उसके पीछे की साइड में आ गया है और इसी के साथ में फाइनली जिसुक को पता चलता है कि जिन्वो की अवाकांड एबिलिटी उसकी स्पीड है। इसी समय जिसुक का एक और अटैक होता है और जिन्वो ने इस अटैक को भी डॉज कर लिया है। इस तरीके से कई सारे अटैक होते हैं और जिन्वो ने हर एक अटैक को डॉज कर लिया। ये देखो जिसुक कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम ऐसे भागते रहोगे? क्या तुम्हारे पास में कोई और एबिलिटी नहीं है, कोई अटैकिंग एबिलिटी जिससे तुम मुझे हरा सको? इसी समय जिन्वो के अटैक करने की बारी आती है। वो इस टाइम पर जिसुक के पीछे की साइड में एकदम से मौका पाकर वो उसके पास में बढ़ने लगता है, अपने हाथ के अंदर एनर्जी इकट्ठा करता है और सोचा लगता है मैं बिल्कुल वैसा अटैक करने वाला हूँ जैसा मिस्टर किडन ने बताया था, अपने हाथों के अंदर एनर्जी इकट्ठा करके एक बहुत शानदार पावर फोर्स। इसी के साथ ही जिन्वो का मुक्का बहुत जोर से घूम जाता है। उसका मुक्का बहुत जानदार तरीके से इस बंदे जिसुक के ऊपर पड़ने वाला है, तभी हाथ एकदम आर पार हो जाता है। जिसुक के ऊपर ये अटैक हिट ही नहीं हुआ। पलक झपकते जिसुक जो कि सामने की साइड में था एकदम जिन्वो के पीछे की साइड में आ जाता है और बिल्कुल वैसा मुक्का जैसा जिन्वो माना जाता था वैसे मुक्का उसके पेट में मार देता है और इस एक मुक्के के पड़ने के साथ में जिन्वो की जान पूरी तरह से निकल जाती है। वो जोरों से चलता है, उसे जाकर एक कांच टकरा जाता है, पूरी तरह जमीन पे गिरता है, उसकी बॉडी पूरी तरह से कांपने लगती है। जिसु कहता है तुम अभी तक पूरी तरह से अवाकंड भी नहीं हुए, तुम केवल एक इंसान हो जो कि बहुत तेज रफ्तार से भाग सकता है, इसके अलावा तुम्हारे अंदर कुछ भी खास नहीं है। तुम्हें पता है मेरे पास विंड की एबिलिटी है, यानी कि मैं हवा की रफ्तार से भाग सकता हूँ। अपनी विंड एबिलिटी को मैं तेज भागने के लिए भी यूज कर सकता हूँ। तो इसका मतलब तुम्हारे पास जो पावर है वो तो मेरी एक साइड पावर भी नहीं है। इसी साथ जिसु बहुत तेज रफ्तार से जिन्वो की तरफ भागता है, उसके बाद दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है। जिन्वो दूर अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन जिसु अटैक को छोड़ता नहीं है। वो तुरंत पीछे भागकर जिन्वो के पीछे की साइड में आ गया है और वो दोबारा से जिन्वो के मुक्का मारने की कोशिश करता है। जिन्वो ने अब की बार अपने डिफेंस को पूरी तरह से खो दिया है। जिसु का मुक्का पूरी ताकत से उसके मुंह पे पड़ जाता है। हाँ, ये जिसु की पूरी पावर नहीं है, लेकिन फिर मुक्का तो काफी जानदार है। यहाँ पर जिसु के मुक्के बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे, लगातार जिन्वो के अटैक करते जा रहे हैं। जिन्वो हर एक मुक्के की दिक्कत सोचने लगता है कि इस अटैक को डॉज करना है, लेकिन डॉज कर नहीं पाता, मुक्का पड़ जाता है। तभी एकदम से इस फाइट खत्म होने का टाइम हो चुका है। जिसु एक आखिरी मुक्का जिन्वो के ऊपर मारने वाला है, तभी एकदम से मुक्का एकदम मुंह के पास में आके रुक जाता है। जी देखो जिन्वो चौंक जाता है। वो सोचा नहीं था कि अटैक इस तरह से रुक जाएगा। अब तक तो ये बिल्कुल रुक नहीं रहा था और अब एकदम से रुक गया। जिसु आगे बोलता है मेरे को पता चला तुम्हारे पाँव के अंदर हल्की सी चोट है। जिन्वो कहता है हाँ ये बात तो सच है, हल्की चोट अभी भी है। जिसु कहता है अरे यार अब तो तुम्हें पीटने में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आएगा, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं किसी लाचार को पीटता हूँ, क्योंकि तुम थोड़ी बहुत लाचार हो, तुम्हारी बॉडी के ऊपर हल्की चोट लगी हुई है, इसलिए अब तुम्हें और पीटना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी होगा, आज हम काफी लड़ चुके हैं, जब तुम्हारा पाँव पूरी तो ठीक हो जाएगा तुम दोबारा से इसको रिपीट कर सकते हैं। जी कहते जिसु जिन्वो को इसी जगह पे छोड़ के वहां चला जाता है। जिन्वो अब इस जगह पूरी तरह से अकेला हो चुका है। वो सोचने लगता है मैं कितना कमजोर हूँ, इसने खेल खेल में मुझे इतनी बुरी तरह से पीट दिया और मैं इसको छू भी नहीं पाया। मुझे लग रहा था मैं काफी ताकतवर हो चुका हूँ, मिस्टर किडन ने मुझे काफी ट्रेन किया है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ, बहुत ज्यादा कमजोर। हो सकता है मैं ह्यूमंस के बीच में ताकतवर हूँ, लेकिन अवाकंस में मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। और अब इसके बाद में एक बड़ी चीज का खुलासा होता है। इनहुक और जिसुक आमने सामने बैठे हुए हैं। इनहुक जिसुक के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि तुमने किस तरह की हरकत की, तुम्हें ये चीज करने के लिए मना किया गया था। जेनिस का मतलब जिसु को भी जो कुछ भी करके आया है, जिन्वो के साथ ये लड़ाई ये सब कुछ उसकी पर्सनल लड़ाई थी, ये कोई रैंकिंग वैंकिंग का सिस्टम नहीं है। जिसु यहाँ पर एक्सक्यूज देने की कोशिश करता है कि उसने मेरे दोस्तों को पूरी तरह से पीटा था, मैं जिसको जाने नहीं दे सकता था, इसलिए थोड़ा बहुत सबक सिखाना जरूरी था। इन्हों कहता है मैं तुमसे कहा था ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है, वो लड़का बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, तुमने जो किया वो बहुत ज्यादा गलत था और तुम बेकार का एक्सक्यूज मेरे सामने देने की कोशिश कर रहे हो। वो लड़का हमसे एकदम अलग है, हम लोगों ने बचपन से ट्रेनिंग की है, हम सभी को पावर्स के बारे में बचपन से पता था और हमें पता था ये पावर हमारे लिए है, हमारे लिए एक वरदान की तरह है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता थी उसके लिए पावर एक कर्ज की तरह थी, एक बीमारी जिसको बचपन से झेलता आया है। इसी वजह से वो अपनी पूरी फैमिली से अलग हो चुका है, अपने पूरे लोगों से अलग हो चुका है। वो एक तरीके से एक ऐसा जीव है जो कि ह्यूमन से अलग हो चुका है। उसकी लाइफ हमारी लाइफ से एकदम अलग रही है। तुम्हारे काफी सारे दोस्त हैं, लेकिन उसके कोई भी दोस्त नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी जो कि उसने अब तक बिताई है, उस पूरी जिंदगी के अंदर वो हमेशा अकेला रहा है। वो बिल्कुल भी हमारी तरह नॉर्मल नहीं है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब जाकर उसको पता चला है कि वो असल में कवाकंड है और वो कोई बीमार नहीं है। उसके पास सच में जो पावर है वो एक वरदान है। धीरे धीरे करके उसको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा और खुद को ट्रेन करना शुरू करेगा। अभी वो केवल एक बच्चे की तरह है और अब इसी के साथ में शायद जिसु को भी थोड़ा गिल्ट होने लगा है। वो कहता है क्या सच में ये सब कुछ इतना बुरा है? इनोक बोलता है हाँ बिल्कुल ये बहुत ज्यादा बुरा है, बल्कि इससे बुरा है। मैंने उसके बैकग्राउंड के बारे में पता किया, मुझे पता चला पिछले कई सालों से बचपन से ही वो हर एक साल इधर उधर शिफ्ट करता रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत लोगों को अंदाजा हो जाता है कि उसके अंदर कोई स्पेशल पावर है। इसी वजह से उसने बचपन से अपनी पावर्स को यूज करना एकदम बंद कर दिया है। उसके पेरेंट्स तक इस बात को एक बीमारी की तरह समझते हैं। उसके पेरेंट्स ने उसे कई बार कहा है कि कभी भी अपनी पावर्स को पब्लिकली यूज नहीं करना है। इस वजह से वो कभी भी अपनी पावर्स को यूज करने के लिए एक लायक नहीं बन पाया। उसके लिए अपनी खुद की पावर बहुत ज्यादा स्पेशल है। जिस तरीके से हम उसकी पावर को स्पेशल समझते हैं, वैसे उसके लिए खुद के लिए भी है। वो अपने आप को ठीक से नहीं जानता। जिसुक तुम्हें अंदाजा हो रहा है तुमने कितनी बड़ी गलती की है, ये कितना ज्यादा गलत था। तुमने एक इस तरह के लड़के को जो कि अपनी लाइफ को एकदम इतने घटिया तरह से जीता आया है, उसको इस तरीके से केवल शो ऑफ करने के लिए फाइट के लिए चुनौती दे दी और उसको ये एहसास करा के आ गए कि वो एक कचरा है। उसको ये एहसास करा कि वो कितना कमजोर है। और अब ये सुनने के बाद जिसके पास में कहने के लिए कुछ नहीं बचता, उसके पसीने छूटने लगता है, उसका गिल्ट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इन्हों कहता है अब शांत रहने से कुछ भी नहीं होगा। वैसे तुम्हें पता है ना तुमने जो कुछ भी किया है इसकी तुम्हें एक बड़ी सजा मिल सकती है।
छोटी मोटी सजा तो मिलेगी, जब चेयरमैन को इस बारे में पता चलेगा तब तुम क्या करोगे? तुम्हारी सिस्टर इस बात से बहुत ज्यादा नाराज होने वाली है। जिसुक बोलता है उसको बताएगा कौन? प्लीज मेरी सिस्टर को मत बताना। इसी से पता चलता है कि जिसुक के पास में न केवल अवाकन पावर्स है बल्कि ये काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। और वैसे भी मैंने पूरी फाइट के अंदर उसके ऊपर एक बार भी कोई भी खतरनाक अटैक नहीं किया। उसकी बॉडी के ऊपर किसी भी तरीके की स्पेशल इंजरी नहीं हुई है। वो जल्दी खुद पूरी तरह ठीक हो जाएगा और उसका दिमाग भी ठीक हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर सिस्टर साहब इस बारे में बात करेंगे तो सिस्टर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। वो जरा से इस बारे में जानने के बाद में बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी बिना चीज की कॉम्प्लेक्सिटी को समझे हुए। इनोक बोलता है तो ऐसा तो होना ही था, उसको सेंसिटिव होना पड़ता है क्योंकि वो एक चेयरमैन है। उसको हर चीज के बारे में सोचना पड़ता है कि कोई चीज किस तरह से की जानी चाहिए और वो काफी तक सही भी है। जिसुक बोलता है मुझे लगता है इतनी ज्यादा सही है। एक अवाकन को कई बार फाइट करनी पड़ती है, उसको थोड़ा बहुत फाइट कर भी लिया तो भी क्या फर्क पड़ता है, उसको सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा ही। वैसे कभी कभी मुझे अपनी बहन के बारे में बुरा लगता है, वो पूरे समय काम में ही लगी रहती है। उसको भी अपनी लाइफ एक अवाकन की तरह जीनी चाहिए, एक अच्छी लाइफ जिसमें वो इधर उधर घूमती फिरे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है वो अपनी लाइफ को एकदम कचरे की जैसे जी रही है, जो कि जहां पड़ी है वहीं की वहीं पड़ी रहती है। और जब जिसुक ये सब कुछ कह चुका होता है उसकी जो सामने तरफ इनोक भी पड़ती है, जो कि बहुत ही अजीब ढंग से उसकी तरफ घूर के देख रहा होता है। इसी के साथ जिसुक को कुछ चीज समझ में आने लगती है। उसको समझ में आता है कि इनोक उसको इस तरह से क्यों घूर रहा है। वो इनोक से बोलता है इनोक प्लीज कह दो कि ये जो कुछ मुझे समझ में आ रहा है वो सब कुछ गलत है। इनोक कहता है तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छे हो चुके हैं, वो सब कुछ एकदम सही है, वो तुम्हारे पीछे खड़ी हुई है। असल में इस टाइम पर जिसुक की सिस्टर उसके ठीक पीछे खड़ी होती है। उससे कहने लगती है तुमने अभी क्या कहा? मेरे को सुनाई दिया। हमने काफी लंबे टाइम से कुछ भी बात नहीं की है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है हमें बात करनी चाहिए। चलो मेरे साथ में आओ। इसी के साथ में जिसुक बुरी तक घबरा जाता है। वो इनोक से कहता है इनोक प्लीज मेरी मदद करो, कुछ करो। इनोक कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें अब जाना ही पड़ेगा, गुड बाय। अगर हमारी मुलाकात कभी दोबारा हुई तो मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी होगी, और अगर मैं कभी तुमसे दोबारा से नहीं मिल पाया तो तुम हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहोगे। मैं तुम्हारे बारे में सोच के हमेशा खुश रहूंगा। तुम्हारे साथ हमने जितना भी समय बिताया है वो मुझे हमेशा याद रहेगा। ये कहते हुए इनोक जिसुक को एक आखिरी विदाई देता है। इसके बाद में हम जिन्वू के घर का सीन देखते हैं, जब पर जिन्वू अपनी कैट के साथ में उसको कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा है। इनके बीच में अभी भी दोस्ती नहीं हुई है। जिन्वू अभी भी थोड़ा सा परेशान है। जिडेन इस समय जिन्वू की तरफ देख रहा होता है। उससे कहने लगता है जिन्वू तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो? जिन्वू कुछ भी नहीं कहता। किडेन आगे बोलता है जिन्वू मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, क्योंकि तुम मुझसे हार के आए हो। लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि इस सब के अंदर तुम्हारी गलती नहीं है। अभी फिलहाल ही तो तुमने ये सब कुछ शुरू किया है। तुम अभी तक इतने ताकतवर नहीं हुए हो कि किसी दूसरे अवाकन को हरा सको। उसने तुमसे किसी रैंक की बात की थी, इसका मतलब साफ है उसको तुमसे काफी ज्यादा नॉलेज है। वो काफी लंबे टाइम से अपने अवाकन के पार के बारे में जानता है और काफी अच्छे से ट्रेन हो चुका है। तो तुम कैसे उसको हरा सकते थे? जिन्नू कहता है हाँ मैं जानता हूँ। किडेन कहता है इसी वजह से तो मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम बिल्कुल परेशान मत हो। उसने अब से पहले भी बहुत सारे अवाकन से फाइट की होगी, उसके पास में अवाकन से फाइट करने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसी वजह से वो तुमको हरा पाया। इसलिए अब तुम्हें उससे हारने पर निराश होने की बजाय उसको देखकर थोड़ा इंस्पायर होना चाहिए कि वो ताकतवर हो सकता है तो तुम भी हो सकते हो, और तुम भी एक टाइम के बाद में उससे आगे निकल सकते हो। जिन्नू कहता है लेकिन फिर भी। किडेन कहता है तुम्हें अभी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? वो तुम ज्यादा ताकतवर है ये बात फिक्स है, लेकिन तुम्हें ये बात अपने दिमाग से पूरी तरह निकालनी पड़ेगी कि तुम स्पेशल हो। तुम्हें ये बात समझना चाहिए कि नॉर्मल ह्यूमंस के सामने तुम स्पेशल हो सकते हो, लेकिन आकंस के अंदर तुम उतने भी कुछ खास नहीं हो। लेकिन तुम धीरे धीरे करके खुद तो खास बना सकते हो। तुम प्रूव कर सकते हो कि तुम एक काफी अच्छा अवाकन हो। तुम केवल थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद में अगर तुम ये सोचने लगोगे कि तुम सारे अवाकन से आगे निकल जाओगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे अवाकन्स हैं जिसने बचपन से उतनी ट्रेनिंग की है जितनी तुमने अभी कुछ 3-4 दिन से की है। और अब इतनी ट्रेनिंग के बाद में अगर तुम ये सोचने लगोगे कि तुम किसी एक्सपीरियंसिव अवाकन को हरा दोगे तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम अभी तक कहाँ पे पहुंच चुके हो और तुम्हें और कितना आगे तक जाना है। और इसके अलावा अभी तो मैं तुमसे ये भी कहूंगा कि तुम एक अवाकन से फाइट किया हो, अब तक तुम 3 अवाकन से फाइट कर चुके हो, और इसके बावजूद भी तुम अभी तक जिंदा हो। जब तक तुम्हें अपनी असली पावर के बारे में पता नहीं है तब तक तुम्हारा इससे जिंदा बच पाना भी काफी ज्यादा बड़ी बात है। ये सब कुछ कहते हुए किडेन किस तरह जिन्वू को थोड़ा बहुत मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है। जिन्वू कहता है आपके मोटिवेशन का शुक्रिया। किडेन कहता है जिन्वू तुम्हें क्या हुआ है, तुम कब तक ऐसे चुपचाप होकर बैठे रहोगे? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बात पता है तुम ताकतवर बनना चाहते हो, तो ताकतवर बनने के लिए तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। ऐसे चुपचाप बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। कहीं कोई और बात तो नहीं कि तुम उससे हार गए हो, इसके अलावा भी कोई और पॉइंट हो जिससे तुम नाराज हो रहे हो? इसी के साथ में जिन्वू थोड़ा और उदास होता है। वो आगे बोलता है असल बात यह है जिस टाइम पर मैं उससे फाइट कर रहा था मेरे को पता चल चुका था कि वो एक अवाकन है। उस टाइम मैं ये सोच रहा था कि किस तरीके से इसकी बॉडी के ऊपर थोड़ा बहुत इंपैक्ट मार पाऊं, इसको बता पाऊं कि मैं कितना ताकतवर हूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। पूरी फाइट के अंदर मैं उसकी बॉडी के ऊपर एक भी हिट नहीं कर पाया, यानी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। वो पूरी तरीके से मेरी पावर के सामने ओवर पावर था। उसने मुझे बड़ी आसानी से हरा दिया। वो मुझे थोड़ा बहुत मुश्किल से हरा पाता तो भी मेरे लिए अच्छा लगता। और अब ये सुनने के बाद में किडेन का कुछ कहने के लिए होता नहीं है। उसके बाद समझ में आ रही है कि जिन्वू उस टाइम पर कितना नाराज है। वो उससे अब इस फाइट के बारे में बात करने लगता है। उससे कहता है वैसे तुमने भी कहा था कि वो लड़का जिससे तुम्हारी फाइट हुई थी उसके पास में कोई विंड की पावर थी। जिन्वू कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसी पावर थी जिस उस बंदे इनोक के पास में थी जो कि हमारे घर पर आया था। वो भी विंड पावर का यूज कर रहा था
बल्कि वो लड़का तो विंड पावर को और भी अजीब ढंग से यूज कर रहा था। विंड पावर की मदद से उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली थी। किटन कहता है क्या सच में वो अपनी स्पीड बढ़ा सकता है वही विंड पावर से? जिन्हों बोलता है हाँ बिल्कुल बढ़ा सकता है, उसकी स्पीड लगभग मेरी जितनी ही थी। और इसके अलावा उसको ये भी पता था कि किस तरीके से इन पावर को अलग अलग तरीके से यूज करना है। वो विंड पावर को बहुत अजीब ढंग से यूज कर रहा था, दूर से मुझ पर अटैक कर पा रहा था। उसका एक्सपीरियंस, फाइटिंग स्टाइल सब कुछ काफी शानदार था। किटन कहता है यहाँ पर ऐसा हो सकता है वो तुम्हारे पर विंड से अटैक कर रहा हो, लेकिन मेरे लिए ये बात एक्सेप्ट करना बिल्कुल नामुमकिन है कि उसकी स्पीड तुम्हारी जितनी थी। जिन्हों कहता है हाँ बिल्कुल थी, मुझसे फाइट कर रहा था, वो अपनी स्पीड मुझे दिखा रहा था। किटन कहता है मैंने तुमसे कहा ना, तुमसे जरूर से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, उसकी स्पीड तुम्हारी जितनी हो ही नहीं सकती है। जिन्हों कहता है गड़बड़? कैसी गड़बड़? किटन कहता है मैं तो समझाता हूँ। ऐसा होता है जब कभी हम किसी से फाइट करते हैं तो तुम्हें शायद से ऐसा लग रहा हो कि तुम अपनी पूरी स्पीड का यूज कर रहे हो, लेकिन असल में तुमने पूरी स्पीड का यूज कर ही नहीं रहे थे। मैंने तुम्हारी एक्सट्रीम स्पीड देखी है। अगर किसी के पास में पूरे तौर पर हाई स्पीड की पावर नहीं है तो कोई भी तुम्हें बीट नहीं कर सकता है। कोई अपने विंड पावर के साथ में तुम्हारी तेज रफ्तार से नहीं भाग सकता। मुझे सच सच बताओ कि तुम जिस टाइम पर अपनी स्पीड का यूज कर रहे थे तुम क्या सोच रहे थे? क्या तुमने अपने फुल फोर्स का यूज किया था? क्या तुम अपनी पूरी तेज रफ्तार में थे? ये सुनकर जिन्हों भी सोचने लगता है हाँ मिस्टर किटन कह तो ठीक रहा है, मैं उस टाइम पर अपनी पूरी तेज रफ्तार में नहीं था। मैं लगातार ये सोच रहा था कि इससे फाइट करते वक्त मुझे अपनी स्पीड को थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ लिमिटेड पावर के लिए ही कुछ लिमिटेड एनर्जी के साथ में तेज भाग सकता हूँ। इसलिए अपनी एनर्जी को बचा रहा था और अपनी फास्टेस्ट स्पीड नहीं दिखा रहा था। तभी किटन आके बोलता है मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारा जॉब मिल चुका है और तुम्हें बात समझ में आ चुकी है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो एकदम सही है। उस फाइट के अंदर उसका ज्यादा एक्सपीरियंस था, वो तुम्हारे ऊपर अपने स्किल्स को काफी अच्छी तरह से यूज कर रहा था, लेकिन एक बात पक्की है उसकी स्पीड तुम्हारी जितनी नहीं रही होगी। जिन्हों कहता है क्या आप सच कह रहे हैं? उसकी स्पीड मुझसे फास्ट रही है। ये बात पूरी तरह से मेरा वहम है, वरना मेरी स्पीड उससे फास्ट है। किटन बोलता है हाँ बिल्कुल तुम्हारी स्पीड फास्ट है। अगर मैं तुम्हारी स्पीड को देखकर इंप्रेस हो चुका हूँ, जो कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर वाकन में से एक है, तब तो तुम्हें जरूर से बात मान लेनी चाहिए। अगर तुम्हारी स्पीड मुझे इंप्रेस कर रही है मतलब उसमें कुछ ना कुछ खास तो होगा ही। अगर तुम्हारी जितनी स्पीड ऐसी हर किसी के पास में होती तो तुम्हारी स्पीड को देखकर मैं जरा से भी इंप्रेस नहीं होता। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम इतना उदास क्यों हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी फास्टेस्ट स्पीड ही तुम्हारी मेन पावर है और कोई और जिसकी मेन पावर भी नहीं है वो भी तुमसे तेज भाग रहा है, तो इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। लेकिन अब तुम्हें समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे पास में जो फास्टेस्ट स्पीड है वो सबसे ज्यादा फास्ट है और कोई भी तुम्हें उसके अंदर बीट नहीं कर सकता। वैसे उस लड़के ने तुमसे ये भी कहा था ना वो जल्दी तुमसे दोबारा से रीमैच करने के लिए आएगा जब तुम्हारा पाँव पूरी तरह ठीक हो जाएगा। जिन्हों कहता है हाँ बिल्कुल। किटन कहता है यानी इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है। अज्यूम करते हैं तुम्हारे से 5 दिन है। 5 दिन बहुत कम टाइम होता है, तो इस 5 दिन के अंदर तुम्हारी बेसिक पावर को पूरी तरह इंक्रीज किया जाएगा। मैं अपना पूरा फोकस इसी पावर को इंक्रीज कराने में देने वाला हूँ। जिन्हों कहता है कि सच में मिस्टर किटन आप मेरी मदद करने वाले हैं? किटन बोलता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें मदद करने वाला हूँ। क्या मैंने आपसे पहले तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की मदद करने से मना किया है? ये सुनने के साथ में जिन्हों बहुत ज्यादा खुश जाता है। किटन खड़ा होता बोलता है मैं तुमसे पहले कह देता हूँ अब जो ट्रेनिंग होगी वो बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है, इसके लिए मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं करने वाला। ये सुनते ही जिन्हों एक सोल्जर की तरह जोश चलाता है यस सर। ये सुनने के साथ में किटन जोर से घबरा जाता है। उसका कान बहुत तेज है, उसको ये और भी जोर सुनाई देती है। वो चिल्ला कहता है तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो, तुमने मुझे डरा दिया। और अब इसके बाद दोबारा से जिन्हों की ट्रेनिंग शुरू जाती है कि दोबारा से अपने बेसमेंट में आ चुके हैं, जहाँ पे किटन जिन्हों की कॉम्बैट स्किल और उसकी स्पीड पे ज्यादा फोकस कर रहा है। और इसी तरह ट्रेनिंग करते हुए रात से सुबह हो जाती है। जिन्हों के स्कूल का टाइम हो चुका है। हम यहाँ से उसको स्कूल का सीन देखते हैं। ये 3-4 सीनियर अंदर की तरफ एंटर करते हैं, लेकिन यहाँ सामने तक जिन्हों बैठा हुआ नहीं है। ये सीनियर यहाँ पर दोबारा से जिन्हों को परेशान करने के लिए आए थे, ये देखने के लिए कि जिन्हों को इनका जो दोस्त था उसने कितनी बुरी तरह से पीटा है। और अब जब ये अपने सामने जिन्हों को बैठा हुआ नहीं देखते, जो ये क्लास के अंदर नहीं है, तो उनको थोड़ा अजीब सा लगता है। इसके बाद हम जिन्हों घर का सीन देखते हैं। जिन्हों इस टाइम पर आराम से सो रहा है। रात में ट्रेनिंग के बाद में उसके ऊपर थकान का असर है। इसी समय बाहर से जोर से किटन की चिल्लाने की आवाज आती है। वो चिल्लाते बोलता है तुमसे सोने के लिए किसने कहा? तुरंत जिन्हों उठ जाता है और अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। जिन्हों की अभी भी ट्रेनिंग चल रही है, उसको अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। जैसे जिन्हों इस प्रोसेस को दोबारा शुरू करता है, उसकी बॉडी के एसेस में एनर्जी दिखाई देने लगती है, जो कि उसकी पूरी बॉडी के तेजी से फ्लो हो रही है। इसके अगले सेकंड सब कुछ पूरी शांत हो चुका है। जिन्हों को दोबारा से नींद आ गई है। कुछ ही सेकंड के अंदर पूरी तक खराटे लेने लगता है। रात भर रोज जागा है और अब उससे बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी किटन को छोड़ता नहीं है। उसे गाल पर रख के थप्पड़ मार देता है और उसे दोबारा कहता है ट्रेनिंग पे लग जाओ, मैं तुम्हें 1 सेकंड में सोने नहीं दूंगा। और अब इसी तरह से ट्रेनिंग करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। जिन्हों इन 3-4 दिन में एक बार भी स्कूल नहीं किया है। यहाँ पर इस बिल्डिंग में भी इस सब की बारे में बात हो रही होती है। लेडी अपने साथ के बंदे इनहुक से पूछने लगती है क्या वो सच में काफी टाइम से स्कूल नहीं आ रहा है? इनहुक बोलता है हाँ बिल्कुल लगभग 3-4 दिन हो चुके हैं। और ये सब कुछ तब शुरू हुआ है जब से जिसुक के साथ में उसकी लड़ाई हुई है। मुझे ऐसा लगता है जब से जिसुक के साथ में उसकी लड़ाई हुई है तब से उसकी स्पिरिट पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उसको जितनी बुरी तरह से हराया गया था शायद से वो काफी डर चुका है। मिस चेयरवुमैन, मुझे ऐसा लगता है मुझे जल्दी से जल्दी जाकर उससे एक बार मिल लेना चाहिए। क्या मुझे उससे मिलने की परमिशन मिल सकती है? ये किताब इनहुक यहाँ पर जिन्हों काफी चिंता कर रहा होता है। उसके चेहरे के ऊपर जिन्हों के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये बंदा तो ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं जिसुक को, जो कि आराम से एक चेयर के ऊपर बैठा होता है, लगातार सोच रहा होता है कि किस तरीके से उसकी बहन ने उसको कितनी बुरी तरह से पीटा था। अपनी बहन का इविल चेहरा, अपने गाल के पड़ते हुए थप्पड़ उसको भी याद होता है और साथ में जिन्हों के बारे में सोच रहा होता है कि उसने जिन्हों कितनी बुरी तरह से हराया। इसी समय जिसुक की तीनों दोस्त इस जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंच के बताने लगता है जिसुक बहुत अच्छे, तुमने उस लड़के को शायद से बहुत बुरी तरह से पीट दिया है।
आज भी वो स्कूल नहीं आया। इस तरह 3-4 दिन हो चुके हैं, शायद से उसकी हालत इतनी खराब है वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। दूसरा बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता है, शायद से वो इतनी बुरी तरह से पिट चुका होगा कि उसकी हालत खराब हो चुकी है और अब वो स्कूल आने से भी डर रहा है। कुछ टाइम और उसके बाद में शायद से उसको दूसरे स्कूल के अंदर ट्रांसफर कराना पड़े। ये कहते हुए तीनों बंदे तो हंस रहे हैं, लेकिन जिससे थोड़ा सा परेशान हो जाता है उसे अच्छा लगता है कि उसकी वजह से सब कुछ क्या हो गया। वो लड़का अभी तक स्कूल नहीं आ रहा है, इसके जिसको का गिल्ट थोड़ा सा और बढ़ने लगा है। और अब इसके बाद में हम जिन्वो के घर का सीन देखते हैं। जिन्वो इस टाइम पर जेल में पड़ा हुआ है, बुरी तरह से हाफ रहा है। तभी किडन यहाँ पर आता है और जिन्वो से कहने लगता है तुम दोबारा थक गए, मैंने तुमसे कहा था ना पूरी समय में ट्रेनिंग करते रहना, तुम दोबारा जेल में फंसे हुए हो, मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम हमेशा कामचोरी दिखाने की कोशिश करते हो। जिन्वो कहता है मुझे ऐसा लगता है मेरी बॉडी के जितने चेंजेस आ सकते थे उतने चेंजेस आ चुके हैं, मुझे काफी अच्छा सा फील हो रहा है मिस्टर किडन, मेरी बॉडी का जो ताकतवर हो चुकी है। किडन कहता है वो तो होना ही था, पिछले कुछ दिन की ट्रेनिंग का जो शानदार रही, तुमने काफी अच्छे तरीके से खुद को ट्रेन किया है और यही असर तुम्हारी बॉडी के अंदर दिखाई दे रहा है। जिन्वो कहता है और ये असर काफी शानदार है, मैं अपनी बॉडी को काफी ताकतवर फील कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी बॉडी के अंदर अवाकन एनर्जी इधर उधर घूमे जा रही है और लगातार घूमे जा रही है, ये एक लूप बन चुका है। किडन कहता है ये केवल कुछ दिन की ट्रेनिंग का असर है, बस कुछ टाइम और तुम ऐसी ट्रेनिंग करते रहो और ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। तुम पहले कुछ भी नहीं जानते थे और अब धीरे धीरे करके काफी कुछ जानने लगे हो, क्योंकि तुम्हें एक टाइम पर कुछ भी नहीं आता था, तुम जीरो पर थे और अब तुम काफी आगे हो चुके हो। यानी इस तरह देखा जाए तो तुम पहले से कई गुना ताकतवर हो गए हो और अब तुम किसी भी फाइट के अंदर अपनी कॉम्बैट स्किल को काफी ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, जो कि तुम्हारे दुश्मन को और भी बुरी तरह हरा सकती है। लेकिन फिर भी अवाकन से फाइट करने के बारे में अभी सोचना है मत, उस हिसाब से देखा जाए तो तुम अभी भी काफी कमजोर हो और तुम्हें काफी कुछ सीखना है, अभी काफी लंबा रास्ता है जिसके ऊपर चलना बाकी है। अवाकन के सफर में ये तो जस्ट एक शुरुआत है। जिन्वो बोलता है क्या आप मुझे अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी आपकी तरह तो नहीं बन सकता ना, जितनी मेहनत आपने की होगी उतनी मेहनत मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी आपकी तरह नहीं हूँ और ना ही कभी भी आपकी तरह ताकतवर बन पाऊंगा। जिस तरह से आप मुझे कमजोर कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है जिससे मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन असलियत में यह है कि आप बहुत ज्यादा ताकतवर है और आपके हिसाब से मैं हमेशा ही बहुत ज्यादा कमजोर रहने वाला हूँ, मैं कभी भी आपकी जितना ताकतवर नहीं हो सकता। किडन कहता है क्या मेरे जितना ताकतवर, तुम्हें ऐसा लगता है तुम मेरे जैसे हो सकते हो, तुम तो क्या पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरे जैसा हो सकता था। ये दुनिया जिंदा है, अभी तक सब कुछ सही तरह चल रहा है, इसका मतलब यही है कि कोई मेरे जैसा नहीं है, क्योंकि ये दुनिया दो किडन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये कितने किडन खुद की तारीफ कर रहा होता है, उसको ये काम बहुत पसंद है, उसको जाकर ही मौका मिलता है वो खुद की तारीफ करने में लग जाता है। तो अभी जिन्वो भी खुश होता बोलता है काफी लंबे टाइम बाद में ऐसे आराम करने का मौका मिल रहा है, अभी इस तरह जीवन में पड़ा हुआ हूँ, इसके अंदर भी कितना ज्यादा मजा आ रहा है। किडन कहता है मैंने तुमसे कहा था ना जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी तरह कंप्लीट नहीं जाती तब तक तुम बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकते हो, जल्दी से उठ जाओ और दोबारा से अपनी ट्रेनिंग शुरू करो। जिसको जिन्वो उठता है और दोबारा से अपनी ट्रेनिंग के अंदर लग जाता है, लेकिन ट्रेनिंग करने से पहले उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, जैसे कि बिल्लियों को खाना डालना। और क्योंकि जिन्वो का डेली का काम है तो किडन इस बार उसको ये सब कुछ करने से रोकता नहीं है। जिन्वो इस काम को कर रहा होता है तब किडन की नजर जिन्वो के ऊपर ही होती है, वो सोचने लगता है इसके ऊपर कितने सारे खतरे आ रखे हैं, इसको एक इतनी ताकतवर अवकाश से दोबारा से फाइट करनी है और इसके अलावा इसकी मेंटल हेल्थ इस टाइम पर किस तरह की है वो मैं ठीक तरह जानता हूँ। इसके बावजूद भी ये अपने नियत काम को कभी भी भूलता नहीं है, जैसे कि इन बिल्लियों को खाना डालना, हर रोज ये काम तो करता ही है। जितनी शिद्दत से ये इन बिल्लियों से प्यार करता है, अगर उतनी शिद्दत से ये अपनी ट्रेनिंग से भी प्यार करेगा तो काफी ताकतवर हो सकता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं, इसकी ट्रेनिंग हमेशा इसके लिए सेकंड नंबर पर आती है। किडन ये सब कुछ सोच रहा है, जिन्वो हर एक बिल्ली को खाना डाल रहा है, इस टाइम पर कहीं से गेट घंटी बजती है, जिन्वो की गेट घंटी है। जिन्वो के पास में रखे हुए एक टीवी स्क्रीन की तो देखता है, जिसे पता चलता है कि बाहर की साइड में कौन है, बाहर इन हो गए। और इस तरीके से इनों को यहाँ पर आना किडन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो जिन्वो से कहने लगता है ये यहाँ पर क्यों आया है, ये वही है ना जिसने उस लड़की को तुमसे फाइट करने के लिए भेजा था और अभी यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया, मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। जिन्वो कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जिस वक्त तो यही कह रहा था कि उसको इसने भेजा है, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं ये यहाँ पर आया क्यों है। इसके बाद में इस बंदे जिंग इनों को घर के अंदर एंट्री मिलती है। अंदर आने के साथ में ये जिन्वो से माफी मांगने लगता है, उससे कहता है मुझे माफ कर दो, उसने तुम्हारे साथ में जिस तरह का बिहेव किया मैंने उसको पूरी तरह से मना किया था कि कुछ भी ऐसा ना करे। जिन्वो को ऐसी तो उम्मीद नहीं थी कि अंदर आने के साथ में इससे माफी मांगने लगेगा। ये बंदा क्या बोलता है हमने तुम्हारे साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, तुम्हें कई बार कॉल किया लेकिन तुम्हारा कॉल लगा नहीं, इसलिए मैं खुद से तुम्हें यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ। असल में जिन्वो ने जिस टाइम पर ट्रेनिंग कर रहा था उस टाइम पर अपने फोन को लॉक कर दिया था और तब से ही वो फोन लॉक ही पड़ा हुआ है, वो स्विच ऑफ पड़ा है और पता नहीं कहाँ पर है। जिन्वो को नॉर्मली कभी भी फोन की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि उसको कोई भी कॉल करता नहीं तो फोन किसी भी काम का नहीं है। इस टाइम पर जिन्वो की तरफ देखकर इन्हों सोच रहा होता है कि कब्जा थका हुआ सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कई रातों से सोया नहीं है, शायद से उस हार का असर अभी भी इसके दिमाग के ऊपर है। अच्छा वो यहाँ पर मैं इससे मिलने के लिए आ गया, इसका डिप्रेशन कम करने में इसकी थोड़ी मदद कर पाऊंगा। फिर वो जिन्वो से कहता है मुझे पता है पिछले कुछ दिनों के अंदर तुम्हारे साथ में क्या क्या बीती होगी, तुम कब्जे डरे हुए से होंगे कि किस तरीके से कुछ लोग ग्रुप ने तुम्हारे पर अटैक कर तुम पीटने की कोशिश की और तुम्हारी इतनी बुरी हालत कर दी, तुम्हें अपने ऊपर काफी ज्यादा गिल्ट सा आ रहा होगा और खुद को ज्यादा काफी डिप्रेस सा फील कर रहे होगे, काफी कमजोर फील कर रहे होगे और उस टाइम पर तुम यहाँ पर अकेले थे और शायद से उस टाइम पर तुम ये भी सोच रहे होगे कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया और मैं तुम्हारा दुश्मन निकला, मैंने अपने साथ के एक बंदे को तुमसे लड़ने के लिए भेज दिया, तुम मुझे गद्दार समझ रहे होंगे, इसी वजह से तुमने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। ये सब जिन्वो सोचने लगता है नहीं मैंने तो इस बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं, इनफैक्ट मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मैंने फोन को तो बस इसलिए बंद किया था क्योंकि उसके ऊपर बेकार के कॉल आते हैं और मैं ट्रेनिंग के टाइम पर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता था। इन्हों आगे बोलता है और वो लड़का जो कि तुमसे फाइट करने के लिए आया था उसका नाम जिसुक था।
जो कि मेरी चेयर वुमेन का छोटा भाई है। जिन्वो कहता है तुम्हारी चेयर वुमेन यानी कि तुमसे भी ऊपर कोई है। इनोक बोलता है हाँ बिल्कुल है, उनका नाम जीयोंग जियो है। जब उनको इस सारे मैटर का पता चला था तब उस टाइम पर उन्होंने जिस्सू को बहुत बुरी तरह डांटा था, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने कई बार जिस्सू को डांटा था, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि वो इस तरीके से तुमसे फाइट करने के लिए आ जाएगा। जिन्वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। इनोक बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, हम उसको एक अच्छा सबक सिखाएंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज के बाद में कभी भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही तुम्हें फाइट की चुनौती देगा। ये सुनकर जिन्वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता और ये देखकर इनोक को अजीब लगता है कि ये बंदा खुश क्यों नहीं हो रहा है, शायद से इसको अपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं हो रही है। तभी जिन्वो आगे बोलता है क्या सच में मैं उससे कभी भी दोबारा फाइट नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हैं जिन्वो को बुरा लग रहा है जिससे उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई हो। इनोक को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो दोबारा से उससे पूछता है क्या तुमने भी क्या कहा, तुम्हारे शब्दों का क्या मतलब है। जिन्वो कहता है असल में उसने मुझसे कहा था कि जब मेरे पांव पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तो हम दोबारा से रीमैच कर सकते हैं और मैं वो रीमैच चाहता हूँ। इनोक बोलता है क्या सच में तुम वो रीमैच चाहते हो, यानी कि तुम खुद से उससे फाइट करना चाहते हो। जिन्वो बोलता है हाँ बिल्कुल मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। ये सुनकर इनोक को लगने लगता है ये शायद से टीनेजर का जोश है, इसके अंदर अभी भी जिस्सू के लिए कोई गुस्सा भरा हुआ है और उस गुस्से को वो उससे लड़के निकालना चाहता है और शायद से पूरी तरह से एक बेवकूफी हो सकती है। ये सोचकर वो जिन्वो से आगे बोलता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कि वो मेरी चेयर वुमेन का ब्रदर है, बल्कि इसलिए क्योंकि जिस्सू बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो तुमसे बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल पर है। अगर तुम दोनों की दोबारा से फाइट होगी तो रिजल्ट एकदम सेम टू सेम होगा, वो तुम्हें दोबारा से फाइट में हरा देगा और तुम बिल्कुल भी अपना गुस्सा नहीं निकाल पाओगे। मुझे लगता है इस लड़ाई को तुम्हें पूरी तरीके से अपने दिमाग से निकाल लेना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि उससे हार जाना इतनी भी कोई बुरी बात नहीं है, वो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है तो तुम्हारा हारने तो पूर्णतः तय था। जिन्वो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, असल में उससे फाइट करके मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने अपने आप को कितना ताकतवर बनाया है और अब मैं अपनी उसी ताकत को चेक करना चाहता हूँ। इनोक की सब सुन के बहुत चौंक रहा होता है। हर एक बात जो कि यहाँ पर हो रही है उसने बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं की थी। वो सोच के आया था कि जिन्वो बुरी तरह से रो रहा होगा और इनोक को उसको संभालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो एकदम अलग ही चीज हो रही है। जिन्वो खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है और इसी बात की रेस्पेक्ट करते हुए जिन्वो से बोलता है तो फिर ठीक है, अगर तुम ऐसे चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए राउंड 2 का अरेंज करा दूंगा। और इसी के साथ में जिन्वो के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। वो आगे बोलता है क्या सच में ऐसा हो सकता है। इनोक बोलता है बिल्कुल हो सकता है, तुम्हें जब कभी फाइट करनी हो जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाओ मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सेटअप करा दूंगा। ये कितने इनोक सोच रहा होता है कि अच्छी बात है ये हार के सीखेगा, भले अभी थोड़ा बहुत कमजोर हो, लेकिन अगर एक और बार हार जाएगा तो इसमें दोबारा से पूरा जोश आ जाने वाला है। मैं इस लड़की को अच्छी तरह समझ चुका हूँ, ये हार के बुरी तरह डिप्रेस नहीं होता बल्कि इसके अंदर और भी जोश आ जाता है। इस तरीके से ये और भी अच्छा वाकट बन सकता है। इस लड़ाई का रिजल्ट कुछ भी निकले मुझे यकीन है ये अपने आप को थोड़ा सा और इंप्रूव कर पाएगा। इसी समय इनोक की नजर इस कैट किडन की ओर पड़ती है। वो किडन को थोड़ा अजीब ढंग से देख रहा होता है। किडन थोड़ा अजीब सा कैट है। इनोक का इस तरह से किडन को देखना जिन्वो को परेशान कर देता है। वो सोचने लगता है कि इसे बहुत शक वक ना हो गया हो। तभी इनोक बोलता है ये कैट थोड़ी सी अलग सी है, क्या मैं एक बार उसको छू के देख सकता हूँ। जिन्वो कुछ भी नहीं कहता। इनोक क्या धीरे धीरे किडन की तरफ बढ़ने लगता है और इसके साथ में जिन्वो की घबराहट बढ़ने लगती है कि किडन कुछ भी कर सकता है। और जैसे कि इनोक किडन के एकदम पास से पहुंचता है एकदम से किडन कब्जे तक गुस्सा जाता है, उसके ऊपर गुर्राना शुरू कर देता है, उसको बता देता है कि वो कोई नॉर्मल कैट नहीं है, उसको कोई भी इस तरह टच नहीं कर सकता है। और अब इसी के साथ में सारी बातें खत्म होती है। इनोक के यहाँ जाने का टाइम हो चुका है और इसी के साथ में जिन्वो और जिस्सू के बीच में राउंड 2 पूरी तरह पक्का हो चुका है जो कि जल्दी होने वाला है। फिलहाल के लिए यहीं पर इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।